नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे जियोग्राफी बीए फोर्थ सेमेस्टर के बच्चों के लिए नवीनतम मॉडल पेपर है ये 2025 की परीक्षाओं के लिए, जिसमें हमने 8 यूनिट से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को समाहित किया है, जो कि पिछले 2 वर्षों में लगभग पूछे गए विश्वविद्यालयों में कई सारे। ठीक है, तो ये इकोनॉमिक जियोग्राफी आपको पढ़ना होता है जब आप बीए के फोर्थ सेमेस्टर में होते हैं। क्लियर? यानी कि आर्थिक भूगोल के बारे में आपको अध्ययन करना होता है और बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं ये। एक प्रकार से जब भी आप जियोग्राफी सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उसमें जो इकोनॉमिक जियोग्राफी होता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है आगे चलकर। जब आप इससे चाहे आप नेट की परीक्षा देंगे या टीजीटी पीजीटी देंगे तो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। आपको याद दिलवा दूं कि बीएससी में भी आपको ये सब्जेक्ट मिलता है जियोग्राफी, और बीए में भी ये सब्जेक्ट आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो सभी के लिए है जियोग्राफी यानी भूगोल, बीए फोर्थ सेमेस्टर यानी कि चौथा सेमेस्टर सेकेंड ईयर का महामैराथन क्लास है। इसमें 8 यूनिट से यानी कि 8 इकाइयों से बनने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय टाइप के क्वेश्चंस होंगे जो कि आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, उन्हीं प्रश्नों को यहाँ पर शामिल किया गया है। आइए उन प्रश्नों को जानने का प्रयास करते हैं, उनके उत्तर कैसे लिखेंगे हम, जो पिछले वर्ष पूछे गए हैं। ये कई विश्वविद्यालय में पूछे गए क्वेश्चन हैं, ये बात आप ध्यान रखेंगे। देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है पनामा नहर को लेकर के। पनामा नहर इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि व्यापारिक दृष्टिकोण से ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट नहर है। ठीक है, पनामा नहर हो गई, सुएज नहर हो गई, ऐसे और तमाम प्रकार के जलीय मार्ग हैं जिनके माध्यम से 2 महाद्वीपों के बीच में व्यापार होता है, या जो है समुद्र के आसपास के 2 इलाकों के बीच में व्यापार होता है। और व्यापार में जो जलीय मार्ग होता है वो सबसे सरल और सबसे सस्ता तरीका होता है। अगर आप हवाई जहाज के माध्यम से व्यापार करेंगे तो बड़ी महंगी एक प्रकार से यात्रा हो जाएगी, यानी बहुत महंगा एक प्रकार से परिवहन खर्च आएगा। लेकिन जब आप ट्रक के माध्यम से, रेलगाड़ी के माध्यम से करेंगे तब भी बहुत ज़्यादा खर्चा आता है। लेकिन जब आप जलीय माध्यम से परिवहन करके और कोई भी एक प्रकार से व्यापार करते हैं तो ऐसे में आपको सस्ता पड़ता है वह व्यापार, यानी कि उसमें परिवहन लागत कम लगती है। इस वजह से पनामा नहर बड़ी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। पनामा से सब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक दूसरी नहर है, उसका नाम है सुएज नहर। ठीक है, बहरहाल पनामा के बारे में प्रश्न, तो इसके बारे में समझते हैं। पनामा नहर जो है ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को मिलाती है। यानी अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को कौन सी नहर मिलाती है? पनामा नहर मिलाती है। इस नहर का उद्घाटन जो हुआ था वो 15 अगस्त 1914 को हुआ था। ऑब्जेक्टिव में प्रश्न कई बार आया हुआ है कि पनामा नहर का उद्घाटन कब हुआ था, तो 15 अगस्त 1914 को हुआ था। कितनी लंबी नहर है ये? तो 82 किलोमीटर लंबी ये जो है नहर है। कितनी किलोमीटर? 82 किलोमीटर लंबी नहर है। यहाँ से बड़ी बड़ी जो एक प्रकार से पानी की जहाजें होती हैं उन पर सामान लद करके, ठीक है, एक छोर से दूसरे छोर पर जाता है। नहर की चौड़ाई की अगर बात की तो 16 किलोमीटर चौड़ाई, यानी चौड़ाई भी ठीक ठाक है 16 किलोमीटर के आसपास। और इसकी गहराई कम से कम 12 मीटर है, यानी गहराई कितनी है? 12 मीटर गहरा है। ठीक है, 1 मीटर लगभग में आपका इतना होता है, पूरा हाथ अगर नाप ले यहाँ से लेकर के तो ये इतना 1 मीटर होता है। तो ऐसे 12 हाथ गहरी ये नहर है, यानी बड़े आराम से एक पानी की जहाज, बड़ी से बड़ी जहाज इस नहर के माध्यम से अटलांटिक महासागर से होते हुए प्रशांत महासागर को जा सकती है, प्रशांत महासागर से होते हुए अटलांटिक महासागर में आ सकती है। ठीक है, 12 मीटर गहरी है, 82 मीटर लंबी नहर है और 16 मीटर जो है इसकी चौड़ाई है। 15 अगस्त 1914 को उद्घाटन हुआ। तो प्रश्न यहाँ से कई सारे ऑब्जेक्टिव में बन सकते हैं, तो आप इनको नोट डाउन करते हुए चलेंगे। नहर का सबसे ऊंचा भाग जो है समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा है। समुद्र तल से 26 मीटर ऊंचा भाग है इसका, जहां पर एक प्रकार से सबसे ऊंचा भाग जो माना जाता है नहर का। इसमें 3 स्थानों पर लाक्स लगी हुई हैं। पहला स्थान है गातून लाक्स, अटलांटिक सिरे पर ये लगा हुआ है। दूसरा लाक्स है पेड्रो लाक्स, मध्य बीच में लगा हुआ है। और तीसरा है मिरा फ्लोर्स लाक्स, जो कि एकदम से सिरे पर है। नहर को पार करने में एक जहाज को 7 से 8 घंटे तक का समय लगता है। 82 किलोमीटर की दूरी ये तय करने में, यानी एक छोर से दूसरे छोर तक पहुंचने में लगभग 7 से 8 घंटे का समय लग जाता है। और नहर में क्या होता है, जब भी व्यापार होता है तो इसमें जो क्या नाम है, जाम वगैरह का कोई खतरा नहीं होता। ठीक है, कि जाम लग गया तो ऐसे में कोई वो नहीं होता इशू। पनामा नहर के बन जाने से बहुत सारा फायदा हुआ है, व्यापारिक जगत को बहुत ज़्यादा उन्नति हुई है। सबसे पहली बात, पहला फायदा ये कि संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और पश्चिमी भाग
संयुक्त राज्य अमेरिका जो है उसका पूर्वी और पश्चिमी भाग में एक प्रकार से बड़ा फायदा हुआ, पूर्वी भाग पश्चिमी भाग से कनेक्ट हुआ है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी भाग में भी संतुलन मिला है। इसके अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और एशियाई देशों में भी एक प्रकार से कनेक्टिविटी बनी है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पूर्वी भाग और ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड में भी एक प्रकार से इससे माध्यम से व्यापार हो सकता है। पश्चिमी यूरोपीय देशों और पश्चिम संयुक्त राज्य अमेरिका में तथा दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट में व्यापार को प्रोत्साहन मिला है इस नहर के बन जाने से। आप देखो, इससे अमेरिका जो है, पश्चिमी अमेरिका की बात करें, पूरे संपूर्ण अमेरिका की बात करें, संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, एशियाई देशों की बात करें, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया की बात करें, तो यहाँ तक आप देखते हैं इन सभी में व्यापार जो है वो बढ़ा है काफ़ी हद तक। क्लियर? तो ये पनामा नहर के बन जाने से बहुत फायदा हुआ है। व्यापारिक जगत में एक नहर जो होती है बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, और सबसे सस्ता और सबसे सरल तरीका जो होता है व्यापार का, वो जलीय परिवहन के द्वारा ही होता है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही फेमस प्रश्न, परीक्षा में कई बार हमेशा प्रश्न पूछा जाता है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। वान थ्यूनेन नाम के एक विचारक हैं, एक विद्वान है, कृषि भूगोलवेत्ता हैं। इन्होंने कृषि विश्व की कृषि पेटी को बांटा है कि कई पेटियों में जो है कृषि बांटा कि कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। वान थ्यूनेन के अनुसार इस बिलग प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों ओर 6 संकेंद्रीय वृत्तखंडों में नगर से बढ़ती दूरी के अनुसार विभिन्न फसलों का उत्पादन होता है। सबसे पहली बात तो प्रथम पेटी जो होती है शहर के आसपास, जो शहरों के एकदम से किनारे होते हैं, वहाँ पर साग सब्जी और दूध का उत्पादन होता है। चूँकि साग सब्जी और दूध का उत्पादन इसलिए शहरों से नज़दीक होता है ताकि वहाँ पर तुरंत साग सब्जी का उत्पादन हो और नगरों में लेकर के जाएं उसको और तुरंत बेच दे, ताकि साग सब्जी दूर तक का आप परिवहन दूर तक नहीं कर पाते हैं। 4-5 दिनों तक अगर आप व्यापार करना पड़ा, परिवहन करना पड़ा आपको, तो ऐसे में आपकी सब्जी सूख जाएगी या आपका दूध जो होगा खराब हो जाएगा। ऐसे में डेयरी उद्योग या साग सब्जी का जो एक प्रकार से कृषि होती है वो शहरों के आसपास ही करी जाती है, ताकि तुरंत जो है वहाँ पर लादा जाए पिकअप पर या डीसीएम पर और तुरंत उसको ले जा करके मार्केट में उतार दिया जाए, मंडी में उतार दिया जाए। तो प्रथम पेटी में साग सब्जी और दूध उत्पादन होता है। जो सेकंड पेटी होती है, द्वितीय पेटी होती है उत्पादन की, वो होती है लकड़ी का उत्पादन। ठीक है। तीसरी पेटी में, तृतीय पेटी में वान थ्यूनेन कहते हैं कि गहन कृषि पद्धति के द्वारा अन्न का उत्पादन होता है। गहन माने एकदम से जब जो है दबुआ कृषि होती, जहाँ पर खूब बढ़िया मात्रा में खाद्यान्न फसलें उत्पादित की जाती है, अन्न उत्पादित किए जाते हैं। चौथी पेटी जो कृषि की होती है उसमें क्या होता है, अनाज उत्पादन के साथ साथ परती भूमि चारागाह के लिए भी छोड़ दी जाती है, जो शहरों से बहुत दूर इलाके होते हैं। और जो शहरों से और दूर होता है, पंचम पेटी में अनाज उत्पादन व परती भूमि और चारागाह ये सब होता है। इसके अलावा छठी पेटी में पशुपालन किया जाता है। क्लियर? तो इस तरीके से ये वान थ्यूनेन ने बिलग प्रदेश में केंद्रीय नगर के चारों ओर 6 संकेंद्रीय वृत्त खंडों में 6 पेटी कृषि की बताई कि इस तरीके से अलग अलग कृषि नगरों की दूरी के हिसाब से होते रहते हैं। क्लियर? तो ये थोड़ा नोट डाउन कर लीजिएगा आप। क्लियर? वैसे नोट आपको ना करना पड़े इसके लिए भी व्यवस्था कर दी गई है कि आपको अगर पीडीएफ प्राप्त करना है, इसका पीडीएफ प्राप्त करना हो, या आपको इसे 4th सेमेस्टर ये आपका चल ही रहा है, 4th सेमेस्टर में पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, हिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपका चाहिए उन सभी सब्जेक्ट की क्लासेस जो होती हैं वो होती हैं। और सभी के पीडीएफ के लिए जो व्यवस्था की गई, व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया गया है। 91 61 93 60 62 पर आपको एसएमएस करना है। क्रेश कोर्स के रूप में आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आप भेज दीजिएगा। आपके लिए व्यवस्था ये की गई है कि आपको मात्र 100 रुपीज़ फीस में आपको सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट विथ आपका को करिकुलर नोट साथ, एमसीक्यूज लेक्चर्स, एमसीक्यूज मॉडल पेपर, रिवीजन क्लास, महामैराथन, महासंग्राम क्लास, सब कुछ आपको मिलेगा। आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र 100 रुपीज़ फीस पेमेंट कर देने होंगे। जैसे ही ये फीस आप पेमेंट करवाते हैं, किसी दूसरे से भी करवा सकते हो आप सेंड, ठीक है, और खुद भी कर सकते हो, साइबर कैफ़े से भी जाकर करवा सकते हो, जैसे भी आपकी सुविधा हो आप करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको कहाँ पर जोड़ा जाएगा, आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। जैसे ही आपको व्हाट्सएप ग्रुप से जोड़ा जाएगा, वहाँ पर क्या होगा, आपको तमाम प्रकार की लाइव क्लासेस की लिंक वहाँ पर मिलेंगी। ठीक है, साथ ही साथ में वीडियो लेक्चर्स आपको मिलेंगे। ठीक है, वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। इसके अलावा आपको मॉडल पेपर मिलेंगे, रिवीजन क्लास मिलेगी, महामैराथन क्लास मिलेगी। ठीक है, मॉडल पेपर्स मिलेंगे, महासंग्राम क्लासेस मिलेंगी, सब कुछ आपको मिलता रहेगा। मात्र और मात्र 100 रुपये में आपको 3 मेजर सब्जेक्ट, 1 माइनर सब्जेक्ट, 1 को करिकुलर सब्जेक्ट। को करिकुलर में आपको फिजिकल एजुकेशन एंड योगा पढ़ना है 4th सेमेस्टर में, बीए बीएससी बीकॉम सभी के लिए होता है वो, तो उसकी भी तैयारी आपकी इसी में हो जाएगी मात्र 100 रुपये फीस में। तो जिनको भी जुड़ना है, मेरे हिसाब से सभी को जुड़ना चाहिए। अगर आप एक सब्जेक्ट की जो है लेते हैं, जो है मतलब सीरीज लेते हैं, बुक तो 2-2 3-300 रुपये की आती है। ठीक है, लेकिन अगर आप बुक लेंगे या फिर सीरीज ही लेंगे तो आपका 60 रुपये की एक सीरीज पड़ेगी। ऐसे 5 सीरीज आपको लेनी पड़ेगी, 6 पंचे 30, 300 रुपये आप सीरीज में
बर्बाद करेंगे। ऐसे में आपको अगर चाहिए तो आपको भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें मिलेंगी, फैक्ट चीज़ें आपको मिलती हैं। तो ऐसे में मात्र आप केवल 100 रुपए खर्च करके आप हमारे लेक्चर्स को भी प्राप्त कर सकते हैं। वैसे लेक्चर्स आपको यूट्यूब पर भी मिल जाएंगे कुछ मात्रा में, और आपको तमाम प्रकार की जगहों पर मिल जाएंगे। मतलब कि आपको जो प्राइवेट होंगे वो भी आपको, जब आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ेंगे तब भी वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी, सभी सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। इसमें मेन फैक्टर ये आपका हो जाएगा, को करिकुलर की जो परीक्षाएं होती है वो आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती हैं। उसके लिए 10 से 15 प्रैक्टिस सेट हमारे पास ऑलरेडी उपलब्ध है, और उसके बाद में क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर, ये सब भी आपको मिलता रहेगा। तो बिल्कुल आपको कहीं पर भटकने की ज़रूरत कुछ भी नहीं पड़ेगी, और बहुत ही आसानी से आप मात्र 100 रुपये में पूरी तैयारी कर पाएंगे। तो ऐसे में ये कोई बहुत बड़ी रकम नहीं है, आप सभी इसको इकट्ठा कर सकते हैं। अपने घर में किसी से बोलेंगे तो वो व्यक्ति 100 रुपये कर देगा। अब ये मत सोचे कि बीए के लिए हम 100 रुपये खर्च कर रहे हैं। 100 रुपये तो आप खर्च करेंगे तो आपका ही फायदा होगा, आपको आगे चल करके टीजीटी पीजीटी करना, एमए करना, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। ठीक है, चले आगे बढ़ते हैं। तो इसका पीडीएफ आपको, इसे क्लास चल रही वीडियो की, तो ये क्लास की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। तो क्लास देखने के बाद में पीडीएफ से रिवीजन कर पाएंगे, वो आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, चले फटाफट से आप सभी लोग जुड़ जाए, तुरंत एसएमएस करें, देर ना करें, बिल्कुल जितना देर करेंगे आपका ही घाटा होगा। तो ऐसे में चूंकि फीस कम होने वाली है नहीं, 100 रुपये फीस वैसे ऑलरेडी रखी गई, तो 100 से कम तो होगी नहीं, 100 रुपये में ही आपको जो है फीस मिलेगी। अब चाहे जितना लेट में आएंगे तब भी 100 रुपये रहेगा, और तुरंत लेंगे तब भी 100 रुपये रहेगा। तो आप ही का फायदा, जिनको जुड़ना जल्दी जुड़ जाएंगे, देर ना करो। टाइम चूंकि आपके पास भी नहीं बचा हुआ है, और ना मेरे पास ही टाइम बचा हुआ है। चले आगे देखते हैं। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है आइसोडोन, आइसोडोपेन, मतलब कि आइसोडा पेन क्या है। आइसोडा पेन एक जर्मन भाषा का शब्द है, सबसे पहले ये जाने। जर्मन भाषा का एक शब्द है जिसका मतलब होता है परिवहन लागत। ठीक है, या फिर जैसे परिवहन लागत समझते हैं, जैसे कोई भी व्यापार करने से पहले जब आप कोई व्यापार करते हैं तो उसमें परिवहन लागत होता है। परिवहन लागत को ही क्या बोलते हैं, आइसोडोपेन कहते हैं। समान परिवहन लागत वाले बिंदुओं से बनाई जाने वाली रेखा को आइसोडा पेन कहते हैं। यानी कि ऐसी परिवहन वाले बिंदु या ऐसे समान लागत वाले बिंदु जहां पर एक प्रकार से जो है समान लागत होती है व्यापार करने की, या फिर किसी भी टाइप का व्यापार करें तो आपको वहां पर ऐसी रेखा बनाई जाती है परिवहन में, जहां से व्यापार करने में कहीं ना कहीं पे जिस समान होती है रेखा, जहां पर व्यापार या परिवहन लागत समान होती है, ऐसे बिंदु को आइसोडा पेन कहा जाता है। ठीक है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी में बढ़िया प्रश्न होता है, ये प्रश्न आया हुआ है। तृतीयक क्रियाएं क्या होती हैं। देखिए तृतीयक क्रियाएं की अगर बात की जाए, देखिए प्राथमिक क्रियाएं और द्वितीयक क्रियाओं के बाद में जो भी उत्पाद होता है, वस्तुएं होती हैं, उसको उपभोक्ता व्यापारी तक पहुंचाते हैं। और इनके अंतर्गत जैसे परिवहन लागत हो गए, परिवहन हो गया, संचार हो गया, मोबाइल फ़ोन, जो हम सब ये सब बात करते हैं, तो ये सब जो बना होता है, ये सब शामिल होता है किसमें, तृतीयक क्रियाओं में। तृतीयक आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत वही क्रियाएं आती हैं जो प्राथमिक और द्वितीयक आर्थिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद जो होते हैं वो उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं, वस्तुओं को उपभोक्ताओं तक पहुंचाते हैं। जैसे कि परिवहन के माध्यम से हम, जैसे मान लेते हैं हम यहाँ से उत्तर प्रदेश से हैं, तो उत्तर प्रदेश में कोई चीज़ हम उत्पादित कर रहे हैं तो उसको हम पहुँचाएंगे दिल्ली, हमको उसको बेचने जाना है, तो दिल्ली हमको बेचने जाना है उसको लेकर के, यानी दिल्ली में, तो उसको वो परिवहन होता है। ठीक है, संचार क्या होता है, हमने फ़ोन किया यहाँ से उत्तर प्रदेश से बैठकर दिल्ली में कि हाँ भाई हमारा जो है माल आपकी मंडी में आएगा परसों। ठीक है, तो वो जो फ़ोन से हमने बात करी वो हो गया संचार, और जो हो गया ये परिवहन तमाम प्रकार के यंत्र, तमाम प्रकार की चीज़ें, तो तृतीयक क्रियाएं होती है इसमें, जिसमें परिवहन, संचार ये सब शामिल होता है। द्वितीयक क्रियाओं की अगर बात की, द्वितीयक क्रियाओं में क्या शामिल होता है। देखें द्वितीयक क्रियाओं की अगर बात करें बेटा, तो द्वितीयक क्रियाओं या द्वितीयक श्रेणी की आर्थिक क्रियाओं के अंतर्गत उन क्रियाओं को रखा जाता है जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पाद पर आधारित तथा उसका विस्तृत स्तर पर या विस्तृत स्तर होता है। इसके अंतर्गत निर्माण हो गया, कोई चीज़, कोई खनन हो गया, इसको सम्मिलित करते हैं। देखें 3 क्रियाएं आपकी हो गई, प्राथमिक क्रियाएं, द्वितीयक क्रियाएं और तृतीयक क्रियाएं। प्राथमिक क्रियाएं क्या है, जैसे कि आपका होगा कृषि। ठीक है, कृषि हो गया, पशुपालन हो गया। ठीक है, पशुपालन हो गया, ये सब प्राथमिक क्रियाएं हैं, मनुष्य करता रहता था पहले से, प्राथमिक क्रियाएं हैं। अब पशुपालन हो गया, अब कृषि मान लेते हैं आपका पशुपालन हो गया, पशु से आपने क्या किया, दूध उत्पादित किया। अब दूध से एक प्रकार से आप देखें दूध उत्पादन किया आपने, अब उस दूध का आप पनीर बना करके बेचें दुकान खोल करके, तो क्या हो जाएगा, द्वितीय क्रियाएं हो जाएंगी। ऐसे ही आपने कृषि किया, कृषि में लकड़ी उत्पादित करी, या वन से लकड़ी आपने काटा, लकड़ी काटने के बाद उस लकड़ी का आपने कुर्सी बना दी। ठीक है, तो कुर्सी बनाना क्या हो जाएगा, कुर्सी बनाना द्वितीयक उत्पादन हो जाएगा, द्वितीयक प्रक्रियाएं हो जाएंगी। ठीक है, और उस कुर्सी को उत्तर प्रदेश से ले जाकर के दिल्ली में बेचना, ये क्रिया तृतीयक क्रियाएं कहलाएगी। देखिए सबसे पहला, जंगल से लकड़ी काटना प्राथमिक क्रिया, उस लकड़ी से कुर्सी बनाना द्वितीयक क्रिया, और उस कुर्सी को यूपी से उत्तर प्रदेश से दिल्ली ले जाकर के बेचना, ये तृतीयक क्रियाएं होती हैं। ये तीनों समझ गए एक ही उदाहरण के माध्यम से। यानी जंगल से हमने लकड़ी काटी, यानी हमने क्या किया, लकड़ी काटी, तो ये प्राथमिक क्रिया है।
उस लकड़ी को हमने अपनी बुद्धि का प्रयोग करके उसको कुर्सी के रूप में कन्वर्ट किया या मेज बनाया, फिर उसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर के बेचते हैं, उसका व्यापार करते हो, तो तीन क्रिया हो गई। क्लियर? बस, ठीक है। तो ये हो गई तीनों क्रियाएं। परीक्षा में प्रश्न इन तीनों क्रियाओं को लेकर के लगातार परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है, तो बहुत ही बारीकी के साथ आप चीजों को जान गए। आगे देखते, तो ऐसे ही सभी यूनिट से बनने वाले क्वेश्चन से, किसी एक यूनिट का क्वेश्चन इसमें नहीं रखे हैं हम, सभी यूनिट से बनने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, परिवहन लागत क्या होता है? परिवहन लागत मतलब होता है जो व्यापार के दौरान हम एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, रेलगाड़ी का सहारा लेकर के जाते हैं, या फिर गाड़ी मोटर से जाते हैं, या मोटरसाइकिल से जाते हैं, या रेलगाड़ी से, या फिर हवाई जहाज़ से, या फिर पानी वाली जहाज़ से, तो उसमें तेल पानी का खर्चा जो लगता है वही परिवहन लागत होती है। व्यापारिक माल या औद्योगिक कच्चे मालों की धुलाई, मतलब ढुलाई में उत्पादित सामग्रियों के परिवहन में लगने वाले व्यय को परिवहन लागत कहते हैं। व्यापार में परिवहन लागत का बड़ा महत्व होता है। व्यापारी अपने माल को सस्ते मार्ग के द्वारा भेजना चाहते हैं, और सबसे सस्ता मार्ग होता है जलीय मार्ग। यह आवश्यक नहीं है कि छोटा मार्ग सदैव सस्ता होता है, छोटा मार्ग महंगा भी हो सकता है, क्योंकि वहाँ पर हो सकता है जाम लग जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि किसी सीधे मार्ग में प्राकृतिक बाधाएं हो सकती हैं। कभी कभी एक छोटा मार्ग अधिक खर्चीला हो सकता है, क्योंकि उसमें बाधाएं आती हैं, बाधाओं को दूर करने में अधिक खर्चा करना पड़ता है वहाँ पर। जैसे मान लेते हैं किसी आपने शॉर्टकट जंगल के रास्ते से जा रहे हैं, जंगल में कोई हिरन आ गया, मतलब कि कोई बाघ आ गया, कोई हाथी आ गई, आपके ट्रक को पलट दिया, तो ऐसे में आपका दुगुना खर्चा हो जाएगा। ठीक है, तो हमेशा वो सस्ते, जैसे कि पर्वतीय मार्ग में आप जा रहे हैं, पर्वतीय भागों को पार करने के लिए सुरंग या पुल बना देते हैं। अब सुरंग में खतरा भी बहुत ज़्यादा होता है, हो सकता है डाकू वहाँ पर बैठे हो सुरंग में, हो सकता है वो लैंडस्लाइड हो रही हो, ठीक है, पत्थर खिसक जाए, गिर पड़े आपकी गाड़ी पर। ठीक है, तो ऐसे में दूरी वाला लंबा मार्ग अधिक उपयोगी हो सकता है बजाय सुरंग या पुल पर से जाने से। पुल में मानते पुल टूट ही जाए अभी, तो ये इस तरीके से तो परिवहन लागत ये यही होती है। और परिवहन लागत में जरूरी नहीं कि जो छोटा मार्ग है वही हमेशा सस्ता होता है, हमेशा जो व्यापारी होते हो वो सस्ते मार्ग की ही खोज करते हैं ताकि वहाँ से उनका व्यापार हो। सस्ते मार्ग की खोज के लिए ही आप देखते पनामा और जो है सुएज नाम की नहरें सामने आई हैं, ठीक है, ताकि व्यापार लागत जो है या परिवहन लागत जो है वो कम लगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, परीक्षा में सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। प्रश्न, रोपड़ या बगाती कृषि किसे कहते हैं? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह एक फसली खेती होती है, रोपड़ कृषि बगाती। यह कृषि बड़े बागानों के रूप में की जाती है, अतएव इसे बगाती कृषि भी कहते हैं। जैसे केला की कृषि हो गई बगाती कृषि, गन्ना की कृषि बाग मतलब कि बाग में एक तरीके से होती है, आम आपने बैठा दिया, या ऐसे ही आप देखते हैं रबड़ की, चाय की, तो ये सब बगाती कृषि है। इस प्रकार की कृषि में कोई एक फसल केवल बिक्री के द्वारा मुद्रा अर्थात नकदी प्राप्त करने के लिए उत्पन्न की जाती है, इसको खाने के लिए नहीं बल्कि इसको बेचने के लिए लगाया जाता है। ठीक है, जैसे रबर की खेती हो गई, चाय की, कहवा की, गन्ना की, केला की, ये सब एक प्रकार से कैसी कृषि है? ये सब रोपड़ कृषि है, बगाती कृषि है, जिसको आप रोपड़ इसलिए कहते हैं क्योंकि एक प्रकार से ये बाग में बोई जाती हैं, बगाती हैं। ठीक है, रोपड़ इसलिए कहते हैं, रोपड़ कृषि में उन फसलों का उत्पादन अधिक होता है जिनके पदार्थों की मांगे पिछले 2 शताब्दियों में नगरीय संस्कृति के विकास के साथ साथ बढ़ती गई हैं। इन फसलों में जैसे गन्ना हो गया, गन्ना की डिमांड बढ़ी है, चाय हो गया, कहवा है यानी काफ़ी, कोको है, नारियल, रबर, सिसल, रेशा, इन सभी की डिमांड पिछले 2 वर्षों में नगरीय संस्कृति में ज़्यादा बढ़ी है, नगरीय कल्चर में ज़्यादा मांग हुई है। इसलिए ऐसे फसलें जिनकी मांग ज़्यादा है उनको बो करके फिर उनको बेच करके शहरों में उनसे मुद्रा प्राप्त करना, ये एक प्रकार से रोपड़ या बगाती कृषि होती है। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। निम्न व्यापारिक संगठनों पर टिप्पणी लिखिए। देखिए जैसे WTO क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सबसे पहली बात ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछता है WTO का फुल फॉर्म बताएं, तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में कहते हैं विश्व व्यापार संगठन। ठीक है, ध्यान रखेंगे इस बात को, बार बार मैं नहीं कहूंगा, विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देने, व्यापार में परिमाणात्मक प्रतिबंधों को हतोत्साहित करने तथा व्यापार की समस्या को सुलझाने के लिए 30 अक्टूबर की डेट को 1947 ईस्वी को जो है इसकी स्थापना, गैट की स्थापना करी गई। कब? 30 अक्टूबर 1947 को। इसके बाद में गैट ही संगठन को एक प्रकार से उसका नाम बदल करके या इसको समाप्त करके WTO की स्थापना करी गई 1995 में। तो 1995 में WTO की स्थापना करी गई, जो विश्व में व्यापार के जो है एक संगठन है, जो कि विश्व के देशों को कैसे व्यापार करना है, क्या क्या मानक सिद्ध मतलब कि करने होते हैं, वो व्यापार की को लेकर के एक मानक प्रदान करता है। अच्छा, गैट क्या है? गैट का फुल फॉर्म क्या है? अभी हमने देखा गैट क्या है, गैट का पूर्ण नाम क्या? देखिए गैट को अंग्रेजी में जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रैफिक मतलब कि टैरिफ ऑफ ट्रेड कहते हैं, टैरिफ एंड ट्रेड, जनरल एग्रीमेंट ऑफ टैरिफ एंड ट्रेड।
हिंदी में इसी को प्रशुल्क और व्यापार का सामान्य समझौता कहते हैं। इसी समझौते को एक प्रकार से खत्म करके WTO का गठन किया गया था। इसका स्थापना कब हुई थी? 30 अक्टूबर 1947 को गैट की स्थापना की गई थी। ठीक है, आगे देखिए आसियान क्या है? आसियान देशों का एक संगठन है, ठीक है, जो व्यापार के दृष्टिकोण से ही किया गया है। आसियान, इसका गठन 1975 ईस्वी में हुआ था। इसमें 5 देश शामिल हैं आसियान में। कौन कौन से? पहला देश है मलेशिया, दूसरा है सिंगापुर, तीसरा है थाईलैंड, चौथा है इंडोनेशिया और पांचवा है बेटा फिलीपींस। ठीक है, तो इस तरीके से आपका इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, ये आसियान कंट्रीज हैं जो कि भारत के जो है दक्षिण पूर्वी एरिया में स्थित है। ठीक है, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपाइंस। इन देशों ने परस्पर मैत्री और सहयोग की जो संधि की थी, उसका उद्देश्य था कि व्यापार के क्षेत्रों में या अन्य किसी कठिनाई में एक देश दूसरे देश की सहायता करेंगे। यानी जितने भी ये 5 देश है, मलेशिया पर कोई अटैक करेगा या कोई मलेशिया का कोई मतलब कि कोई व्यापार में उसके कमी आएगी तो सिंगापुर मदद करेगा, थाईलैंड मदद करेगा, इंडोनेशिया मदद करेगा, फिलीपाइंस मदद करेगा, यानी एक दूसरे का सहयोग लोग करेंगे। ठीक है, चावल तथा तेल आदि यदि किसी चीज़ की किसी देश को कमी होती है तो सदस्य देश जो होंगे वो सब मिलकर के उस देश की कमी को पूरा करेंगे। तो इससे क्या होगा? सबसे पहली बात, इसमें व्यापार को प्राथमिकता दी जाएगी। व्यापार के मामले में अगर कोई देश पीछे हटता है या पीछे चला जाता है किन्हीं कारणों के बस में, तो उसकी चारों देश मिलकर के मदद करेंगे। ठीक है, एक दूसरे की मदद करके। तो इस तरीके से देशों का संगठन, ऐसे आसियान, ऐसे तमाम प्रकार के देशों का संगठन बनाया गया है। ठीक है, दक्षेश हो गया, तो जो व्यापार को लेकर के बनाए गए हैं। अगला टर्म आपसे पूछेगा, ये भी बहुत फेमस टर्म है आपका, एफ्टा। एफ्टा क्या है? तो अपने व्यापार संबंधों को यूरोपीय देशों से बनाए रखने के लिए ब्रिटेन ने ECM के विपरीत संघ की स्थापना करी, जिसका नाम था यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार एसोसिएशन। यूरोपीय स्वतंत्र व्यापार एसोसिएशन, इसी को इफ्टा कहा जाता है या एफ्टा कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत आप देखते हैं डेनमार्क, नॉर्वे हो गया, स्वीडन है, डेनमार्क है, स्विट्जरलैंड है, ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, फिनलैंड और ब्रिटेन, ये सारे देश इसके मतलब कि सदस्य हैं एफ्टा के। एफ्टा में कौन कौन से देश शामिल हैं? नॉर्वे, स्वीडन, मतलब जितने भी ब्रिटेन के आसपास के इलाके हैं वो सब शामिल हैं। ऑस्ट्रिया, पुर्तगाल, फिनलैंड, स्विट्जरलैंड। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया नहीं, ऑस्ट्रिया। ऑस्ट्रिया यूरोप का देश है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी और एक देश भी है, नीचे है। ठीक है, डेनमार्क, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे, ये सब। ब्रिटेन इसमें सबसे पावरफुल कंट्री है। सन 1973 में ब्रिटेन, डेनमार्क और नॉर्वे ECM में सम्मिलित हो गए, जिससे अब परिस्थिति थोड़ा बदल चुकी है और जो है चूंकि ECM के विरोध में हुई थी, अब ECM में ही खुद शामिल हो गए ब्रिटेन, डेनमार्क और नॉर्वे। तो ऐसे में परिस्थिति थोड़ी सी इसकी डिफरेंट हो गई है। जिस उद्देश्य से बनाया गया था वो उद्देश्य थोड़ा सा जो है मुकरा है अपने। अगला है नाफ्टा। नाफ्टा की अगर बात की जाए तो नाफ्टा का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अमेरिका फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी कि नॉर्थ अमेरिका के देश आपस में फ्री ट्रेड यानी कि मुक्त व्यापार या मुफ्त व्यापार करेंगे, मतलब एक दूसरे पर टैक्स नहीं देंगे एक दूसरे देश में, जो इसमें शामिल है नाफ्टा में। यह उत्तरी अमेरिका मुक्त व्यापार समझौता है। यह अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में है। ये 3 देश हैं, अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा के बीच में एक व्यापार समझौता है। यह समझौता 1 जनवरी 1994 से प्रभाव में आया। इस समझौते के कारण से 3 देशों के बीच माल की ढुलाई पर लगने वाला जो कर है उसको समाप्त कर। माल की ढुलाई मतलब कि माल को ढोने के लिए जो एक देश से दूसरे देश में कोई गाड़ी गई तो उस पर जो टैक्स लगता था उस टैक्स को यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। ठीक है, ये था एक प्रकार से नाफ्टा। आगे देखेंगे, ये सब संगठन है जो कि व्यापार को लेकर के हैं, परीक्षा में प्रश्न खूब पूछे जाते हैं, इस वजह से इसको मैंने रखा है। अगला जो संगठन है आपका वो इसका नाम है कॉमकॉन। कॉमकॉन की अगर बात की जाए तो इस परिषद का गठन यूरोप के समाजवादी राष्ट्रों के द्वारा किया गया था। इसके सदस्य देश पूर्वी जर्मनी, पोलैंड, चेकोस्लोवाकिया, बुल्गारिया, हंगरी, रोमानिया, अल्बानिया और पूर्व सोवियत संघ, यानी पूर्व सोवियत संघ मतलब कि 1995 से पहले 15-16 देश जो बटे हैं 1995 के बाद में रूस में जो शामिल थे, वो सारे के सारे देश जो है इसमें शामिल थे कॉमकॉन में। इसके सदस्य देशों में पारस्परिक सहकारिता से विशिष्ट वस्तुओं के उत्पादन और व्यापार पर बल दिया जाता है। इस परिषद के मुख्य उद्देश्य आर्थिक, व्यापारिक और राजनीति में आपसी सहयोग करना एक दूसरे देश की। ठीक है, और वहीं पर एक अगला देश है जो कि आप सभी लोग जानते भी होंगे, ओपेक। ओपेक कंट्रीज क्या हैं? देखिए, ओपेक जो देश हैं ये बेसिकली जो पेट्रोलियम वाला उत्पादन है उसको लेकर के हैं। ठीक, खाड़ी देशों का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, यानी ऐसे कंट्रीज या ऐसे देश जो कि पेट्रोलियम का उत्पादन करते हैं और बेचते हैं। उन लोगों ने अपना एक संगठन बना रखा है कि भाई
पेट्रोल जो उत्पादन होगा या फिर पेट्रोलियम जो होगा, चाहे डीजल हो, पेट्रोलियम हो, मिट्टी का तेल हो, कुछ भी हो, तो वो एक प्रकार से बेचेंगे तो उसका अलग मतलब कि उसका नियम सब कुछ ये सब देश मिलकर करेंगे। यानी ऐसे देश जहाँ पर पेट्रोलियम खूब ज़्यादा होता है। इस संस्था का निर्माण विश्व के प्रमुख तेल निर्यातक देशों, निर्यातक मैंने तो बेचने वाले, ऐसे देश जो कि तेल बेचते हैं, विदेशों को सप्लाई करते हैं, उन देशों का संगठन है। 1973 में इसकी स्थापना करी गई। इस संस्था का प्रमुख उद्देश्य था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल की मात्रा तथा उसका मूल्य नियंत्रित करना, ताकि एक प्रकार से कोई ज़्यादा और कोई कम जो है मूल्य ना कर पाए, तेल का एक रेट रहे और सभी देश जो है अपने तेल बेच सके। इसके सदस्य देशों में जैसे ईरान हो गया, इराक है, सऊदी अरब है, कतर, कुवैत, अल्जीरिया, संयुक्त अरब अमीरात हो गया, यूएई जिसको कहते हैं, बहरीन है, लीबिया, मिस्र, वेनेजुएला, इंडोनेशिया। ये सारे, इंडोनेशिया आप देखते हैं इधर का देश है, दक्षिणी पश्चिमी एशिया का देश है, दक्षिणी पूर्वी एशिया का देश है, ठीक है। बाकी आप देखते हैं दक्षिण पश्चिमी या उत्तरी पश्चिमी एशिया के देश आपको मान सकते हैं, इराक, ईरान, सऊदी अरब, यहाँ तक कि मिस्र जो है आपका, जिसको इजिप्ट कहते हैं, अफ्रीका महाद्वीप का देश है, उत्तरी अफ्रीका में पड़ता है। तो ये सब देश जो है तेल यहाँ पर ज़्यादा होता है, पेट्रोलियम, तो इस वजह से पेट्रोलियम चूँकि जहाँ पर ज़्यादा होता है तो वो लोग बेचते हैं, तो उसी बेचने पर यानी उसका व्यापार कैसे करना उसको लेकर के संगठन है, ये संगठन डिसाइड करता है कि तेल का रेट कितना, कब और कैसे क्या होगा, ठीक है। तिलक उत्तरी प्रश्न में सारे प्रश्न आते हैं। अगला क्वेश्चन, शुद्ध पदार्थ क्या है? उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली वह कच्ची सामग्री जिनका वजन उत्पादन प्रक्रियाओं में घटता नहीं बल्कि एक समान होता है, उसको शुद्ध पदार्थ कहते हैं। यानी उत्पादन की प्रक्रियाओं में ऐसे कच्चे माल जिनका वजन घटता नहीं है, एक समान रहता है, वही शुद्ध माल कहा जाता है, और जिनका वजन घटता बढ़ता है वो शुद्ध माल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, स्थानीयकरण भार क्या होता है? देखिए, प्रति इकाई उत्पादित पदार्थ तथा उसके लिए प्रयुक्त कच्चे माल का परिवहन किया गया भार स्थानीयकरण भार कहलाता है, ठीक है। यानी प्रति इकाई उत्पादित पदार्थ और पदार्थ के लिए जो प्रयुक्त कच्चा माल है, उस पदार्थ को बनाने के लिए उसका परिवहन किया गया जो भार होता है, यानी परिवहन शुल्क या उसका परिवहन भार जो होता है वो स्थानीयकरण भार होता है, ठीक है। किसी स्थान पर उद्योग क्या होता है, उसके स्थानीयकरण चीज़ों पर डिपेंड करता है कि भाई वो कहाँ से आ रहा है कच्चा माल, कितनी दूरी से आ रहा है, तो वो वही होता है। अगला प्रश्न, उद्योगों का प्रकार। देखिए, उद्योगों के वर्गीकरण के कई आधार हैं। उद्योग पूंजी, उत्पादन, आकार और प्रयुक्त तकनीकी के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण किया जा सकता है। प्रयुक्त कच्चे माल तथा उत्पादन के आधार पर उद्योगों को दो भागों में बांट सकते हैं। यानी कच्चे माल और उत्पादन के आधार पर इसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला होता है भार ह्रास मूलक उद्योग। इसको मतलब ऐसे उद्योग जिनमें प्राप्त उत्पादन कच्चे माल के वजन की अपेक्षा बहुत कम होता है, भार ह्रास मूलक उद्योग कहते हैं। जैसे कि लोहा, इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, चीनी उद्योग, ऐसे उद्योग कच्चे माल के स्रोत के समीप स्थापित होते हैं। जैसे कि आप देखते हैं गन्ना जहाँ बोया जाता है उसके आसपास आप देखते हैं मिल होती है। अब गन्ना आप देखते हैं बहुत कुंटल जो है गन्ना जाता है, लेकिन वो क्या होता है मतलब कि कम से कम जो है बहुत कुंटल, एक दो कुंटल गन्ना में एक दो किलो चीनी निकलेगी, ठीक है। ये सिस्टम मान करके चलो, यानी कि बहुत ज़्यादा तो भार ह्रास मूलक उद्योग है ये सब, जहाँ पर खूब अधिक मात्रा में गन्ना ले जाते हैं हम एक टाली, उससे ज़्यादा मात्रा में अगर उसको मिल से हम चीनी बनाए तो चीनी बहुत कम मात्रा में बनती है, ठीक है, यानी मलबा उसका ज़्यादा हो जाता है। दूसरी बात है गैर भार ह्रास उद्योग, मतलब भार ह्रास मूलक उद्योग, यानी ऐसे उद्योग जिनका मतलब कि कच्चा माल भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। ऐसे उद्योग जिनमें प्रयुक्त कच्चा माल और प्राप्त उत्पादन के भार में बहुत अंतर नहीं होता है, उसे गैर भार ह्रास मूलक उद्योग कहते हैं। जैसे कि वस्त्र उद्योग में कोई कच्चा माल का जितना होता है वही उतना वजन उसका भी होता है, यानी उसके आसपास ही रहता है, ना ज़्यादा घटता है ना ज़्यादा बढ़ता है। लेकिन जब आप गन्ना बेचते हैं तो ये गन्ना एक टाली लेकर के आते हैं और मुश्किल से एक दो बोरी चीनी उसकी बनेगी एक टाली गन्ने की, या मुश्किल 10 बोरी बन गई, उससे ज़्यादा नहीं बनेगी, ठीक है। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। आदिकालीन निर्वाह कृषि से क्या अभिप्राय है आपका? देखिए, आदिकालीन निर्वाह अथवा स्थानांतरित कृषि जो होती है उसके बारे में पूछा गया है। देखिए, आदिकालीन निर्वाह कृषि जो होती थी उसको स्थानांतरित कृषि या स्थानांतरशील कृषि या झूमिंग कृषि के नाम से भी जानते हैं। यह विश्व के कुछ ही भागों में की जाती थी और जनजातीय लोग इसको करते हैं। इस कृषि का प्रचलन उष्णकटिबंधीय वनों तक ही सीमित है, जहाँ पर क्या होता है खूब ज़्यादा गर्मी होती है और जंगल बहुत घना होता है। ऐसे जंगल या झाड़ियों को काट करके वहाँ पर जनजाति के लोग खेती की योग्य भूमि बनाते हैं और वहाँ पर खेती करते हैं। खेती करते रहते हैं और जब तक उसकी मिट्टी की उर्वरक क्षमता रहती है तब तक खेती करते हैं। मिट्टी की उर्वरक क्षमता खत्म होने के बाद में फिर उस खेत को छोड़ करके किसी दूसरे स्थान पर जाते हैं और उस स्थान पर साफ सफाई करते हैं, पेड़ों को काट लेते हैं, झाड़ियों में आग लगा देते हैं, उसके बाद में फिर खेती करते हैं। इस वजह से इसको काटो और जलाओ कृषि भी कहते हैं और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। यही झूमिंग कृषि, यही आदिकालीन निर्वाह कृषि या इसी को स्थानांतरणशील कृषि के नाम से जाना जाता है।
यह कृषि अन्न उगाने के लिए प्रथम प्रयास का प्रतीक है। इस कृषि के अंतर्गत झाड़ियों तथा पेड़ों को काट करके साफ किया जाता है, कटी वनस्पति को जला दिया जाता है, बची राख को मिट्टी के साथ मिला दिया जाता है, जो कि एक यह राख जो होती है मिट्टी में खाद का काम करती है। ठीक है, जैसे यूरिया डाई नहीं डालते हैं लोग, तो इसी यही राखी जो होती है खाद के रूप में प्रयोग की जाती है। इस साफ किए गए भाग पर फसलों का उत्पादन होता है। जब इस भूमि में उपजाऊ की शक्ति जो होती है वो कम हो जाती है, तो कृषक लोग जो होते हैं वो अन्य भाग पर जाते हैं और सेम यही प्रोसेस करते हैं। झाड़ी वन और झाड़ियों को काटते हैं, साफ करते हैं, फिर जो है उसको जला देते हैं। जलाने के बाद में उस राख को मिट्टी मिला देते हैं, फिर खेती करते हैं, फिर उर्वरक क्षमता खत्म होती है, फिर से उस जले जाते हैं और अलग स्थान पर एक क्रिया करते हैं। यह स्थानांतरण 2-3 वर्षों के बाद में होता है, यानी 2-3 वर्षों तक खेती करते हैं, उसके बाद में छोड़ देते हैं। इस कारण से इसे स्थानांतरित कृषि कहा जाता है। भारत में इसको झूमिंग कृषि या झूम कृषि भी कहते हैं। दुनिया के अलग अलग देशों में इस कृषि को अलग अलग नामों से जाना जाता है। ठीक है, ये प्रश्न हमेशा परीक्षा में प्रश्न आया हुआ है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। रोपण कृषि अभी हम लोगों ने देखा था, तो रोपण कृषि के लक्षण बताएं या विशेषताएं, कुछ भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। उत्तर में लिखेंगे रोपण कृषि के मुख्य लक्षण निम्नलिखित है। रोपण माने जो बगाती कृषि, उसी को रोपण कृषि कहते हैं, जैसे केला, गन्ना, ठीक है, ये सब रोपण कृषि में आते हैं, यानी चाय, रबर, कहवा, ये सब। ठीक है, पहली विशेषता, बगानों का आकार बड़ा होता है इसका, यानी बहुत लंबे खेत पर इसका जो है खेती करी जाती है। दूसरी बात, इसमें तकनीकी आधार पर वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग भी किया जाता है, टेक्नोलॉजी का प्रयोग और वैज्ञानिक जो मेथड है उनका प्रयोग करके खेती करी जाती है। इसके अलावा बगानों को कारखानों और बाजार से जोड़ने के लिए सस्ते परिवहन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि नगरों के आसपास जो है इसको बोया जाता है, या फिर परिवहन लागत कम लगे इसके लिए वो पहले से व्यवस्था कर ली जाती है। इसके अलावा सस्ता अकुशल श्रम स्थानीय लोगों से प्राप्त कर लिया जाता है। जैसे कि गन्ना बोते हैं तो गन्ना को काटने के लिए, उसको साफ सफाई करने के लिए आप देखते हैं लखीमपुर खीरी से बहुत सारे लोग बुलवा लेते हैं। तो इधर लखीमपुर खीरी, सीतापुर, गोंडा, बहराइच, यहाँ सब गन्ने की खेती खूब होती है। ठीक है, तो यहाँ पर लोग, स्थानीय लोग बहुत ज़्यादा गन्ना छीलने माहिर होते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ें होती हैं। पहले क्या होता था, गन्ना उन्ना छीलने के लिए सुबह उठ के घोरा देते थे, तो गन्ने का जो ऊपर का भाग होता है हरा वाला, उसको भैंस खा लेती, गाय खा लेती है। तो उसको लोग जो भैंस वैंस रखे रहते हैं, तो उनको अगर सुबह सुबह बुला देते थे ठंडी के महीने में कि चलो हो छोलवा, घोराते थे इससे पहले सुबह सुबह करके। आप अब तो ख़त्म हो गया सिस्टम, अब मजदूर लगवा करके लोग जो है मजदूरी करवाते हैं और वो लोग करते हैं। नहीं, पहले जो है उसके गेंड, उसको गेंड ही कहते हैं, गेंड कहते हैं उसको, गन्ने के ऊपर जो लगा रहता है हरा वाला, तो उसको जो है तोड़ करके जो है बढ़िया से, और उसको ला करके घरे बढ़िया मशीन से बालते थे लोग, मतलब जिसको बोलते हैं चारा काटना, चारे की मशीन से उसको काटा जाता था। उसके बाद में फिर उसको जो है भूसे में मिला करके, या फिर जो है पैरा उसके साथ जो होता है धान वाला, उसको बढ़िया से बालते थे चारे की मशीन से, और उसके बाद में पशुओं को देते थे, बड़े चाव से पशु खाते थे। ठीक है, और उसी के साथ हम लोग जब छीलने जाते थे गन्ना, तो उसके साथ वो भी ले आते थे, क्या नाम है, गन्ना भी ले आते थे, 2-3 गन्ना। ठीक है, तो उसको फिर कोल्हू थी हमारे गांव में, तो फिर उसको हम लोग जा करके बढ़िया से उससे रस निकालते थे, गन्ने का रस पीते थे गर्मी के महीने में। यह एक फसली कृषि होती है। एक बार रोपण कर देने के बाद कई वर्षों तक इससे उत्पादन मिलता रहता है, मतलब कि ठंडी के महीने में ही गन्ना का रस जो है पिया जाता था, ठंडी के महीने में होता था। तो इस तरीके से ये फसली कृषि होती है। एक बार रोपण हो देने के बाद में कई वर्षों तक इससे आप उत्पादन करते रहते हैं और लाभ आपको मिलता रहता है। इस कृषि के विकास के लिए यूरोपीय तथा अमेरिकी लोगों ने विशेष योगदान दिया है। फ्रांसीसियों ने अफ्रीका में कॉफ़ी की पौध लगाई। इंडोनेशिया में डच लोगों ने गन्ने की शुरुआत करी पहले। स्पेन तथा अमेरिका के निवासियों ने फिलीपाइंस में नारियल तथा गन्ने के बागान लगाए। तो इस तरीके से आप देखते हैं अलग अलग देशों ने इस प्रकार की कृषि को जो है आगे बढ़ाया, और आज कृषि हम लोग कर रहे हैं इस प्रकार की। ठीक है, जिससे लाभ भी हो रहा है। बगाती कृषि या रोपण कृषि का उद्देश्य होता है पैसा कमाना, यानी पैसे के लिए खेती करी जाती है। अगला क्वेश्चन, डेयरी कृषि से आप क्या समझते हैं। डेयरी कृषि, देखिए डेयरी कृषि जो होती है इसके अंतर्गत पशुओं को दूध प्राप्ति के लिए पाला जाता है। ठीक है, पशुओं को खाने के लिए नहीं, पशुओं के दूध को, पशुओं को मतलब कि रखा जाता है ताकि वो एक प्रकार से दूध दे और उनके दूध को बेचा जाए। ठीक है, तो उन पशुओं के दूध को बेच करके उससे जो है पनीर बनाते हैं, उससे मट्ठा बनाते हैं, दही बनाते हैं, छाछ बनाते हैं। ठीक है, उनके प्रजनन, स्वास्थ्य और पशु चिकित्सा का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। और जहाँ पर ये गाय वगैरह पाली जाती है, भैंस वगैरह पाली जाती हैं, वहाँ पर पंखा चला करके बढ़िया सा फिट करके, कहीं कहीं पर तो आप देखते हैं एसी लगवा करके लोग जो है भैंसों को पाल रहे हैं। ठीक है, व्यवहारिक व्यापारिक डेयरी कृषि विश्व के 3 बृहद क्षेत्रों में अधिक विस्तृत है। पहली बात तो उत्तर पश्चिम यूरोप इसका सबसे बड़ा क्षेत्र है डेयरी उत्पादन का। दूसरा क्षेत्र उत्तरी पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका है,
और कनाडा का है, जबकि तीसरे क्षेत्र में न्यूजीलैंड, दक्षिणी पूर्वी ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया को सम्मिलित करते हैं। न्यूजीलैंड का अधिकांश निर्यात दुग्ध और दुग्ध उत्पादों पर आधारित होता है। इस कृषि के 3 लक्षण होते हैं। इस कृषि में दूध देने वाले पशुओं को पाला जाता है, सबसे पहली बात। दूसरी बात, पशुओं को चराने तथा दूध निकालने के लिए पर्याप्त श्रम की आवश्यकता होती है। तीसरी बात, पशुओं की देखभाल जो होता है पूरे वर्ष करनी पड़ती है। चौथी बात, नगरों तथा औद्योगिक केंद्रों के इर्द गिर्द ही एक प्रकार से ऐसी व्यवस्था की जाती है। इन क्षेत्रों में दूध तथा दुग्ध उत्पादों के लिए उचित बराबर बाजार उपलब्ध होता है। उचित बाजार होता है, इस वजह से उन बाजारों में हम जा करके अपने जो है दूध को या दूध से बने प्रोडक्ट को बेचते हैं। या गांव वगैरह में शादी वगैरह होती है तो आप देखते हैं कि डेयरी वाले जो डेयरी अब तो गांव वगैरह में खुल गई है, ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। चर्चा करेंगे इन सभी मुद्दों पर, ठीक है। तो बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन आप देखें, कृषि अवस्थिति सिद्धांत क्या है। देखिए, कृषि के लिए उपलब्ध विस्तृत क्षेत्र के विशेष क्षेत्रों में अलग अलग ऐसी कौन सी फसलें उगाई जाएं जिससे कृषक को अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके, इसका निर्णय करने के लिए कृषि अवस्थिति सिद्धांतों का प्रतिपादन किया गया है, ताकि ऐसे क्षेत्र जो एक प्रकार से किस कृषि के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, इसके लिए कृषि अवस्थिति सिद्धांत इंपॉर्टेंट होता है। यह बताता है कि किस क्षेत्र में कौन सी कृषि करेगा किसान तो उसको कितना प्रॉफिट होगा। मतलब कि अगर मान लेते हैं कोई ए नाम का क्षेत्र है तो ए में गन्ना के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है, तो यहाँ पर गन्ना अगर किसान बोएगा ज़्यादा लाभ कमाएगा। लेकिन अगर ए क्षेत्र में उसने आलू बो दिया तो उसका घाटा लग जाएगा, ठीक है। इसीलिए डिसाइड किया था कि भाई ए वाले क्षेत्र में आलू बोएं कि गन्ना बोएं, ठीक है, ये चीज़ें। तो कृषि अवस्थिति सिद्धांत यही बताता है। इस प्रकार कृषि अवस्थिति सिद्धांत मौलिक रूप से तुलनात्मक लाभ का सिद्धांत है, जो यह बताता है कि कौन सी जमीन किस फसल के लिए ज़्यादा प्रॉफिट देने वाली है। इस सिद्धांत के अनुसार यदि 2 फसलें या 2 क्षेत्रों की फसलों का उत्पादन संभव हो तो प्रत्येक क्षेत्र में किसी एक फसल का उत्पादन दूसरे की अपेक्षा अधिक हो सकता है। तो प्रत्येक क्षेत्र की उस फसल उत्पादन में विशेषीकरण करना चाहिए, जिसका अधिक उत्पादन होता है वहीं पर उस फसल को उत्पादित किया जाना चाहिए, और यही कृषि अवस्थिति का सिद्धांत बताता है। कृषि अवस्थिति में प्रतिस्थापन का क्या महत्व होता है, बताएं। कृषि अवस्थिति में प्रतिस्थापन का क्या महत्व होता है, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आप देखें कृषि अवस्थिति में प्रतिस्थापन का क्या महत्व है। तो ये कृषि अवस्थिति में प्रतिस्थापन का महत्व हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, कृषि में प्रतिस्थापन का उतना ही महत्व है जितना उद्योग में होता है। प्रतिस्थापन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। आर्थिक लगान का कृषि के लिए उतना ही महत्व है जितना कि शक्ति प्रयोग करने वाले उद्योगों में या श्रम का प्रधान उद्योगों में। बाजार के चारों ओर व्यावसायिक कृषि के विकास में अनेक तत्व अंतर संबंधित होते हैं, जिनमें बाजार से दूरी इंपॉर्टेंट होती है। बाजार से कितनी दूरी है, कौन सी फसल करने के लिए। किसी फसल को बोने से पहले आपको ये देखना होता है कि उस फसल से जो हम तैयार करेंगे उसको बेचेंगे कहाँ, तो मार्केट बगल में होना चाहिए, तो ये भी डिसाइड होता है। इसके अलावा मिट्टी का प्रकार क्या है वो भी डिसाइड करता है कि आप कौन सी फसल बोएंगे। कितनी लागत लगनी है, कृषि गहनता कितनी है, ये सब मुख्य स्थान है। लागत तत्वों के अनुसार फसलों का स्थानीकरण होता है, कौन सी स्थान पर कौन सी फसल बोई जानी चाहिए, ये फसलों का स्थानीकरण होता है। इसके लिए एडगर एस दून कहते हैं, उनका एक ग्रंथ है द लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, बड़ी फेमस ग्रंथ है, परीक्षा में आया हुआ ऑब्जेक्टिव में प्रश्न है। द लोकेशन ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन किसका पुस्तक है, एडगर एस दून का। इसमें विश्लेषण किया है कि जो निम्नलिखित उदाहरण से स्पष्ट हो जाएगा। यदि बाजार से कोई क्षेत्र दूर है, ठीक है, समझें, यदि बाजार से कोई क्षेत्र दूर है परंतु वहां किसी वस्तु का उत्पादन परिवहन खर्च के बाद भी लाभप्रद है, यानी बाजार से दूर कोई इलाका है, वहां पर हमने कोई फसल उत्पादित करी, फिर भी एक प्रकार से परिवहन लागत भी ज़्यादा लग रही है, ठीक है, लेकिन फिर भी हमको वहां पर लाभ हो रहा है तो उसका उत्पादन वहां किया जा सकता है, ठीक है, जहां पर हमने उत्पादित किया, यानी लाभ मिल रहा है तो आप कर सकते हैं। लेकिन वही फसल अगर हम वहां पर लाभ नहीं हो पा रहा है तो वहां पर हम खेती नहीं करेंगे, वहां पर दूसरी खेती करेंगे जिस खेती से हमको लाभ मिले। इसका अर्थ उत्पादन लागत का परिवहन से प्रतिस्थापन हुआ, यानी परिवहन को ध्यान में ना रख करके
वहाँ का जो उत्पादन जो एरिया है वो इंपॉर्टेंट है कि चूंकि वहाँ पर उत्पादन ज़्यादा हो रहा है, उससे लाभ हमको मिल रहा है। तो वहाँ पर प्रतिस्थापन किससे हुआ? प्रतिस्थापन हुआ कि भाई इसमें स्थान मैटर नहीं करता, मतलब कि इसमें दूरी मैटर नहीं करती, यानी परिवहन लागत का उतना इंपॉर्टेंट रोल नहीं रहेगा। क्लियर? इसी प्रकार कोई वस्तु बाजार के निकट अधिक लागत पर भी उगाई जा सकती है यदि उस पर परिवहन का खर्चा न्यूनतम हो। जैसे परिवहन का स्वरूप बदलता है, इन प्रवृत्तियों से भी परिवर्तन होता रहता है। तो ठीक है, परिवहन लागत एकदम न्यूनतम हो लेकिन अधिक लागत पर आपने उस फसल को उगाया है वहाँ पर, तो आपको लाभ कम मिले, तो ऐसे में उस स्थान पर वो फसल नहीं बोनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी पड़ती। तो उद्योगों के स्थानीयकरण के कई सारे कारण होते हैं। उद्योग कहाँ पर स्थापित करें, ये सब पहले से डिसाइड कर लिया जाता है, कौन सा उद्योग कहाँ पर चलने वाला है। उसके लिए हमको उपयुक्त मिट्टी, उपयुक्त परिवहन, ठीक है, और श्रम पूंजी सब कुछ होना चाहिए ना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न, उद्योगों के स्थानीयकरण के लाभ बताएं। स्थानीयकरण के लाभ, बेनिफिट्स ऑफ लोकलाइजेशन। पहली बात, जब कोई उद्योग किसी क्षेत्र विशेष में विकसित हो जाता है तो उस उद्योग से अनेक उप उत्पाद और अवशिष्ट पदार्थों के उद्योग विकसित हो जाने लगते हैं। जैसे कि पेट्रो रसायन उद्योगों के निकट अनेक प्रकार के सहयोगी उद्योगों की तेजी से स्थापना हो जाती है। जैसे कि एक मील के बगल में आप देखते हैं शराब का ठेका भी, आप देखते हैं शराब वहाँ पर सस्ती मिलती है, क्योंकि मील का जो रस होता है उससे शराब भी बन जाता है। ऐसे में आप देखते हैं वहाँ पर कागज उद्योग भी हो जाता है, क्योंकि जो खुइया होती है उससे कागज उद्योग होता है। ऐसे तमाम चीज़ें होती हैं। ठीक है, या कोई उद्योग हो गए जैसे डेयरी फार्मिंग हुआ, डेयरी की खेती, मतलब कि डेयरी उत्पादन हुआ। अब डेयरी से बने प्रोडक्ट के लिए एक प्रकार से वहाँ पर पनीर की दुकान या फिर दूध से बने प्रोडक्ट तमाम प्रकार के बनेंगे, तो वहाँ पर और भी चीज़ें आ जाएंगी। ठीक है, ऐसे ही शक्कर उद्योग के निकट आप देखते हैं एल्कोहल, जैसे मैंने आपको बताया, कागज आदि बनने के उद्योग स्थापित हो जाते हैं। जैसे कि चीनी की जो मिल होती है वहाँ पर उसके किनारे आप देखेंगे तो एल्कोहल दारू बनाने की फैक्ट्री भी होगी, बगल में कागज, चूंकि कागज किससे बनता है, उसकी खुइया से बनता है, जो गन्ने की खुइया होती है। ठीक है, एल्कोहल उसके रस से भी बन जाता है, ऐसे रस जो कि एक प्रकार से गन्ने का रस होता है, कुछ मात्रा में चीनी बनती है, कुछ से एल्कोहल बनती है, इस तरीके से होता है। ठीक है, सूती वस्त्र उद्योग के केंद्रों के निकट आप देखते हैं रगने, छपाई और रेडीमेड कपड़ों के उद्योगों का भी विकास हो जाता है। तो इस तरीके से ये होता है पहला बेनिफिट्स। दूसरा बेनिफिट्स ये होता है किसी स्थान पर जब कोई उद्योग विकसित हो जाता है तो उस स्थान पर कुशल श्रमिकों की पूर्ति स्वाभाविक रूप से होती रहती है। जैसे लंकाशायर और अहमदाबाद में सूती वस्त्र व्यवसाय के विकास के कारण से वहाँ इस उद्योग से संबंधित कुशल श्रमिक पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने लगते हैं। यानी जहाँ पर एक बड़ी फैक्ट्री चल जाती है वहाँ पर दूर दूर के श्रमिक भी जा करके बसते हैं और उस फैक्ट्री में जाने काम करने के लिए उद्योग, मतलब कि उद्धवत हो जाते हैं। तो वहाँ पर एक अच्छी क्वालिटी के श्रम व्यवस्था, जो कि एक टैलेंटेड श्रम है, वो व्यवस्थित मात्रा में उपलब्ध हो जाते हैं। तीसरा होता है व्यापार में वृद्धि भी केंद्रीकरण के कारण होती है। जैसे जैसे उद्योगों का विकास और केंद्रीकरण होता है, यानी एक स्थान पर उद्योग स्थापित होने लगते हैं, तो एक बड़ा उद्योग हुआ तो उसके आरी बगल तमाम उद्योग विकसित हो जाते हैं। अधिक उत्पादन को विदेशी बाजारों में और स्थानीय बाजारों में भेजने के व्यापार में वृद्धि होती है। ठीक है, इसके अलावा स्थानीयकरण का धीरे धीरे बहुत सारा लाभ होता है। स्थानीयकरण धीरे धीरे श्रमिकों को काम करने में सरल उपाय ढूंढने में सहायता करता रहता है। अनेक प्रकार के सहायक यंत्र बना दिए जाते हैं जिससे जो काम करने वाले मजदूर हैं उनको सहायता मिलती है, तमाम मशीनों का निर्माण होता है। इस प्रकार स्थानीयकरण धीरे धीरे आविष्कार को प्रोत्साहन देता है। इससे श्रम विभाजन, अधिक उत्पादन और कम लागत में अधिक वस्तु प्राप्त की जा सकती है। जब लगातार हम किसी स्थान पर काम करेंगे तो तमाम प्रकार की प्रोडक्टिविटी बढ़ती रहेगी। ठीक है, आगे देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से। उद्योगों के स्थानीयकरण की हानियां क्या है? लाभ तो हमने समझ लिया उद्योगों के स्थानीयकरण के, लेकिन इसकी हानियां क्या है? देखिए, यद्यपि स्थानीयकरण से अनेक लाभ हैं परंतु स्थानीयकरण की कुछ हानियां भी हैं। हानियां कम है, लाभ ज़्यादा है, इसी वजह से फॉलो भी होता है ये। पहली हानि, सुरक्षा की दृष्टि से कई उद्योगों का एक स्थान पर केंद्रित होना हानिकारक होता है। मान लेते कभी युद्ध हो जाए किसी देश ने, तो उसी स्थान पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा उद्योग स्थापित हैं, आपकी फैक्ट्री बहुत ज़्यादा बनी हुई है, वहीं पर एक बम उठा के फेंक दिया, काम खत्म हो गया पूरा। ठीक है, यानी इससे क्या होता है, युद्ध के वगैरह में बहुत ज़्यादा एक प्रकार से खतरा होता है। जब किसी एक विशेष स्थान पर सारे के सारे उद्योग केंद्रित हो जाते हैं तो ऐसे में युद्ध के समय में तमाम खतरा हो सकता है। तो पहला हानि। दूसरी हानि ये होती कि स्थानीयकरण की प्रक्रिया आरंभ हो जाने पर ऊंची मजदूरी मिलने से, तेजी से श्रमिक जनसंख्या की वृद्धि से, मनोरंजन के साधनों के अभाव में वहाँ अनेक सामाजिक कुरीतियाँ आ जाती हैं। जब वहाँ पर फैक्ट्री आ जाती है तो वहाँ पर सामाजिक कुरीति नहीं आ पाती, वहाँ मतलब सामाजिक कुरीति आ जाती है क्योंकि वहाँ पर मतलब कि उतना ज़्यादा चीज़ें नहीं होती हैं, न मनोरंजन के साधन नहीं उपलब्ध हो पाते हैं। वहाँ पर केवल काम काम काम, बस यही ध्यान में रहता है लोगों को। इससे श्रमिकों की कार्यक्षमता पर विशेष तरीके से बुरा प्रभाव पड़ता है और श्रमिक उतने जो है मनोवैज्ञानिक रूप से वो सफल नहीं हो पाते जितने अन्य क्षेत्रों में हो पाते हैं।
ठीक है, मनोरंजन के भी चीज़ें वहाँ पर होनी चाहिए। तीसरी बात, केंद्रीकरण से जनसंख्या में अस्थानीय वृद्धि के कारण से दैनिक उपयोग की वस्तुओं की कमी उस क्षेत्र के विशेष में होने लगती है, जिससे जीवन स्तर महंगा होने लगता है। यानी कि जहाँ पर फैक्ट्रियाँ होंगी वहाँ पर चूंकि किराने वगैरह की या जीवन के उपयोगी या जो डेली प्रयोग में वस्तुएं आती हैं उनका प्रयोग थोड़ा कम हो जाएगा। अब जब उनका प्रयोग थोड़ा कम हो जाएगा बेटा, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, क्योंकि जब उनका प्रयोग कम हो जाएगा, क्योंकि जब क्या होगा कि वहाँ पर केवल फैक्ट्री के सामान ही मिलेंगे, तो वहाँ पर चीनी, चाय पत्ती, ठीक है, और काली मिर्च, अदरक, इलायची, ये सब कम मिलेंगी, तो वो महंगी चीज़ें मिलेंगी, दूर से लाना पड़ेगा, और जो लाएगा वो महंगा बेचेगा। केंद्रीकरण में जब एक ही प्रकार के अनेक कारखाने होते हैं तो वहाँ तेजी से श्रमिक संघ बड़े संगठित हो जाते हैं और ऐसी शक्ति का दुरुपयोग भी वो करते रहते हैं। मुंबई की सूती वस्त्र मिलों की बार बार हड़ताल व तालाबंदी राष्ट्र को आगे बढ़ने से रोकती है, तो कहीं ना कहीं पे ये भी मजदूर का संगठन मजबूत हो जाता है, तो इससे एक प्रकार से वो अपने डिमांड भी बढ़ाते रहते हैं और इससे एक प्रकार से कभी कभी वो गलत फायदा भी इसका उठा सकते हैं। जब कभी केंद्रीय उद्योग बंद हो जाता है तो अनायास ही बेकारी फैल जाती है, ठीक है। जब एक ही स्थान पर तमाम उद्योग है और सारे उद्योग बंद हो जाएं तो ऐसे में बेकारी फैल जाए, जितने भी लोग काम कर रहे हैं वो सब ऐसे बेरोजगार हो जाएंगे। यदि एक स्थान पर अनेक प्रकार के उद्योग हों तो यह समस्या दूर की जा सकती है, यानी एक ही प्रकार का उद्योग ना हो, अलग अलग प्रकार के उद्योग हो, जिससे क्या होगा कि एक उद्योग अगर बंद हो तो दूसरा उद्योग चल रहा है तो उसमें लोग जाकर के अपना अप्लाई कर देंगे, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। लोहा और इस्पात उद्योग पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। देखिए, आधुनिक युग में लोहे और इस्पात उद्योग को ही सबसे प्रमुख आधारभूत उद्योग माना जाता है किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि इस उद्योग के द्वारा ही वर्तमान काल के औद्योगिक क्षेत्रों का विकास संभव हो सका है। लोहे और इस्पात के कारखानों के द्वारा न केवल अन्य उद्योगों के लिए मशीनें तैयार करी जाती हैं, बल्कि उसके पुर्जे किसी भी मशीन को बनने के लिए हमको लोहा और इस्पात का जरूरत पड़ता है, ठीक है। तमाम यंत्र बनाए जाते हैं, यातायात के विभिन्न साधनों के लिए मोटर गाड़ियाँ बनानी हुई, इंजन बनाना हुआ, कृषि कार्य के लिए तमाम प्रकार की मशीनें बनते हैं, तमाम प्रकार के औजार, ट्रैक्टर से लेकर के कल्टीवेटर, हैरो, सब उससे बनते हैं। यानी यह उद्योग भारी और आधारभूत उद्योग है, हाईवी एंड बेसिक इंडस्ट्री होती है इस्पात और लौह इंडस्ट्री, ठीक है। इसी कारण से जहाँ लौह और इस्पात उद्योग के बड़े बड़े कारखाने स्थापित किए जाते हैं, उनके आसपास अनेक सहायक और अन्य आश्रित उद्योग जो होते हैं, जो लौह और इस्पात उद्योग से संबंधित होते हैं, वो भी अपने आप डिसाइड मतलब कि हो जाते हैं। अनेक उप उत्पादों की इकाइयाँ स्थापित हो जाती हैं। इस प्रकार वहाँ एक औद्योगिक क्षेत्र बनने लगता है, जैसा कि भारत में नागपुर के पठार पर देश के महत्वपूर्ण 6 इस्पात के कारखाने स्थापित किए हो चुके हैं। इसके पश्चात वहाँ पर प्रमुख औद्योगिक प्रदेश का विकास हो गया है और छोटा नागपुर का पठार जो है ये उद्योगों के मामले में नंबर 1 पर है, चूंकि केंद्रीकरण यहाँ पर उद्योगों का हो चुका है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, बढ़िया क्वेश्चन है भाई। प्रश्न है, ब्राजील के चीनी उत्पादन को बताएं। देखिए, ब्राजील की अगर बात की जाए तो विश्व के चीनी उत्पादक राष्ट्रों में ब्राजील का प्रथम स्थान रहा है। सन 2008 में इस देश में विश्व की कुल चीनी उत्पादन का लगभग 22.1% भाग उत्पादित, यानी कि लगभग मान लेते हैं कि अगर जो है 100 किलो चीनी, यानी 100 किलो चीनी उगी है पूरे संसार में, तो 22 किलो चीनी अकेले ब्राजील ने दिया है। ब्राजील विश्व की प्रमुख गन्ना उत्पादक राष्ट्र है, जिसके कारण से इस देश में कार्यरत चीनी उद्योगों के लिए आवश्यक कच्चा माल यानी गन्ना स्थानीय रूप से पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है। इस देश में गन्ने का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र जो है उत्तरी पूर्वी राज्य जो है ब्राजील के वो सब है, वहाँ पर खूब भारी मात्रा में गन्ना बोया जाता है, जिसकी वजह से इस देश के चीनी कारखाने उत्तरी पूर्वी तटीय भागों के जो है खास करके पेराइबे, पेरानो बुको, ठीक है, अलगोयस, सरजिम्पे, बाहिया, ऐसे तमाम प्रकार के जो ब्राजील के राज्य है वहाँ पर प्रमुख रूप से तमाम मिलें मिलती हैं, तमाम उद्योग हैं। इसके अलावा दक्षिणी और दक्षिणी पूर्वी भागों पर भी विस्तृत मात्रा में ये उद्योग है चीनी वाला। मिनास गिरास, रियो डी जेनेरियो, साओ पोलो तथा पराना राज्यों के गन्ना उत्पादक क्षेत्रों में भी चीनी उद्योग विकसित अवस्था में हो चुका है। तो इस तरीके से ब्राजील जो है विश्व में सर्वाधिक चीनी निर्यात करने वाला देश भी है, यानी उत्पादन तो सबसे ज़्यादा होता ही है और बेचने वाला भी सबसे ज़्यादा देश, चूंकि इसके पास ज़्यादा होता तो वही बेच रहा है, ठीक है। सबसे बड़ा निर्यातक और उत्पादक देश दोनों है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रश्न आप देखेंगे, चुकंदर के शक्कर के उत्पादन का उल्लेख कीजिए। चुकंदर जो आप समझते हैं, चुकंदर जो लाल लाल आप खाते हैं, ठीक है, चुकंदर जो होता है शादी ब्याह में जो एकदम से लाल होता है, मेहरून कलर का, शादी ब्याह में रखा रहता है प्लेट के पास, ठीक, गाजर और वो रखा, तो गाजर में कैरोटीन और चुकंदर जो होता है एकदम से मेहरून कलर का लाल होता है, ठीक है, गाजर दूसरे ऑरेंज टाइप का लाल होता है। तो चुकंदर से भी शक्कर बनाई जाती है। चुकंदर समशीतोष्ण की उपज है जिससे शक्कर का उत्पादन किया जाता है। चुकंदर का उत्पादन करने वाले 23 देश वर्तमान में हैं।
इसमें अधिकांश देश यूरोपीय महाद्वीप के, यानी यूरोप में चुकंदर खेती ज़्यादा होती है। चुकंदर की उपज के लिए कम से कम 6 महीने तक 15 डिग्री सेंटीग्रेड से 21 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान और 70 से 100 सेंटीमीटर वर्षा की आवश्यकता होती है। यानी कि यहाँ पर तापमान बहुत नीचे होना चाहिए, यानी कि जो है ठंडे इलाकों में होता है प्रायः ये। इसकी उपज के लिए दोमट मिट्टी अधिक उपयोगी मानी जाती है। हल्की दोमट मिट्टी इसके लिए अधिक उपयोगी होती है। अधिकांश चुकंदर का उत्पादन सोवियत संघ यानी रूस में, फिनलैंड में, पोलैंड और पश्चिमी जर्मनी, फ्रांस, बेल्जियम, ग्रेट ब्रिटेन और संयुक्त राज्य अमेरिका में किया जाता है। चुकंदर का उत्पादन, चुकंदर से शक्कर बनाने की तकनीकी का विकास फ्रांस और जर्मनी में 1779 से 1811 ईस्वी के बीच में माना जाता है हुआ है। प्रारंभ में 8 किलोग्राम चुकंदर से केवल 450 ग्राम शक्कर का उत्पादन होता था। यानी अगर आप 8 किलो चुकंदर का प्रयोग करके अगर चीनी बनाएं तो 8 किलो चुकंदर में 454 यानी आधा किलो चीनी ही बनती थी। ठीक है। वर्तमान में 2.2 किलोग्राम चुकंदर में 455 ग्राम तक शक्कर प्राप्त हो जाती है। यानी कि लगभग आप मान के चलो कि जो है 2 किलो चीनी से अगर आप प्राप्त करें, 2 किलो चीनी में आप जो है आधा किलो, 2 किलो चुकंदर में आधा किलो आप जो है बना सकते हैं चीनी। क्लियर, ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, परिवहन के साधनों का महत्व बताएं। देखिए, परिवहन उस विधि या व्यवस्था को कहते हैं जो कि व्यक्ति, वस्तुओं एवं संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाते हैं। यदि कृषि और उद्योग किसी देश के आर्थिक जीवन का शरीर और हड्डियां माने जाएं तो परिवहन को उस आर्थिक ढांचे की रक्तवाहिनी यानी नस माना जाता है। परिवहन क्या है? परिवहन एक नस होता है। जैसे शरीर में नस एक स्थान से खून को दूसरे स्थान पर ले जाती हैं, ऐसे ही परिवहन जो है एक उद्योग के लिए इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि एक स्थान से माल, कच्चा माल दूसरे स्थान पर जाता है, पक्का माल दूसरे स्थान पर जाता है, बना हुआ माल दूसरे स्थान पर जाता है। अगर यही व्यापार में ना हो तो फिर दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। ठीक है। वर्तमान सामाजिक अवस्था और विकास के आधार पर परिवहन के साधनों पर बहुत कुछ निर्भर है। हमारा आर्थिक जीवन ऐसा बन गया है कि परिवहन के साधनों के कमी में, अभाव में सदैव आर्थिक संकट पड़ने की आशंका। एक दिन अगर आप ट्रक हड़ताल हो जाए या रोड बंद हो जाए, जाम हो जाए, तो लोगों के पास जो है खाने के लिए चीज़ें नहीं बचेंगी। आप देख ही चुके होंगे चीज़ों में। व्यापार, कृषि और औद्योगिक उन्नति की इसी सहायता से संभव है। इन्हीं के अत्यंत दूर के स्थान भी अब थोड़े समय में ही पार किए जा सकते हैं। शासन प्रबंध, देश की सुरक्षा, वस्तुओं के नवीन बाजार और समृद्धि और समाज की दृष्टि से भी परिवहन का बहुत बड़ा महत्व स्थान होता है। 19वीं सदी से शताब्दी के मध्य तक लगभग प्रत्येक देश में परिवहन के अच्छे साधन नहीं थे, इसलिए तब तक मानव समाज कम विकसित था। मानवीय सभ्यता इन्हीं साधनों की उन्नति पर डिपेंड है। इन साधनों की उन्नति के परिणाम स्वरूप सारा विश्व एक समाज के रूप में आया सामने, विशाल विपणन केंद्र अथवा व्यवस्था के रूप में परिणत हो गया, एक गांव के रूप में काम करने लगा। पूरे संसार में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कब हो रहा है, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, सब कुछ आप घर पे बैठ करके जान पा रहे हैं। संचार के साधनों का विकास हुआ, परिवहन के साधनों का विकास हुआ, इसी वजह से आप जान पाए। अब निर्जन और छोटे से छोटे स्थान की वस्तुएं विश्व के किसी भी भाग में जाकर के आप बेच सकते हैं, खरीद सकते हैं। तो इस तरीके से परिवहन एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी उद्योग को बढ़ाने का। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। जल परिवहन सबसे इंपॉर्टेंट होता है। जल परिवहन व्यापार में जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं? देखिए, जल परिवहन को कई सारे कारक प्रभावित करते हैं। पहला कारक, जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में सबसे पहला होता है जलवायु। शीत ऋतु में सागरों, नहरों, नदियों का जल जिन क्षेत्रों में बर्फ के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उन क्षेत्रों के जलमार्ग पर परिवहन अवरुद्ध हो जाता है। यानी कि ठंडी में क्या होता है, नदियों के पानी जम जाते हैं, जहाँ पर ठंडी खूब ज़्यादा होती है, नहरों के पानी जम जाते हैं। ऐसे में वहाँ से नाव नहीं ले जा सकते, क्योंकि बर्फ़ से टकरा करके वो जहाज़ जो होगी डूब जाएगी या दब जाएगी। आप देखे होंगे टाइटैनिक मूवी, अगर आपने नहीं देखा है तो टाइटैनिक मूवी जो होती है उसमें सेम ही तो हुआ था। टाइटैनिक मूवी क्यों डूबी थी, आपने कभी सोचा? इसलिए डूबी थी क्योंकि वो बर्फ़ से जाकर के टकरा गई थी, बर्फ़ के सिल्ली से। तो ऐसे में ठंडी के महीने में जो है ऐसे मार्गों से व्यापार नहीं किया जाता है जहाँ पर बर्फ़ जो है जम जाती है, तो ये भी एक जो है प्रभावित होता है। दूसरी ओर नदियों में अतिवृष्टि या अनावृष्टि हो जाने से इसमें या तो बाढ़ आ जाती है, तो बाढ़ की स्थिति में भी आप उससे व्यापार नहीं कर सकते नदियों से। और दूसरा, अगर सूख जाती है, अतिवृष्टि हो ही जाएगी, अतिवृष्टि होगी तो बहुत ज़्यादा पानी आ जाएगा तो बाढ़ आ जाएगी, अनावृष्टि होगी यानी पानी बरसेगा नहीं तो नदियाँ सूख जाएंगी, जिससे परिवहन के लिए अनुपयुक्त स्थिति क्रिएट हो जाएगी, जिससे वहाँ पर नदियों के माध्यम से परिवहन नहीं कर पाएंगे, व्यापार नहीं कर पाएंगे। दूसरा कारण जो प्रभावित करता है जल परिवहन को, वो है नदियों के मार्ग में अधिक ढाल या जल प्रपात का पाया जाना। यानी कि कभी कभी नदियों के मार्ग में जब नदियाँ एक बैग ढलान पर आ जाएं तो ऐसे में ऐसी नदियों में व्यापार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अगर जहाज है ऐसे जा रही है
और यहाँ ढाल ज़्यादा हो गया तो जहाज जाकर के पलट जाएगी, ठीक है। या जलप्रपात, जलप्रपात माने होता है झरना। अगर नदियों में बहुत ज़्यादा झरने हैं तो भी आप जो है उस नदी से व्यापार नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ये दूसरा कारण मतलब कि दूसरा फैक्टर हो जो जल परिवहन को प्रभावित करता है। तीसरा कारण, नदी के जल का तीव्र बहाव या अधिक मोड़ों का पाया जाना परिवहन में बाधा प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि जो बड़ी बड़ी जहाजें होती हैं, अगर नदी बहुत टेढ़ी मेढ़ी ऐसे ऐसे सर्पिलाकार आगे बढ़ रही है तो ऐसे में एक प्रकार से व्यापार जो होगा अवरुद्ध होगा, व्यापार नहीं हो पाएगा नदियों के माध्यम से। चौथी बात, नदियों के जल की पर्याप्त गहराई होने के साथ साथ उसमें जल की पर्याप्त मात्रा रहना भी जल की परिवहन के लिए आवश्यक है। अगर पानी नहीं रहेगा या कम रहेगा तो भी जहाजें नहीं आगे बढ़ पाएंगी। साथ ही नदी में अवसादों का निरंतर जमाव होना भी जल परिवहन के लिए प्रतिकूल दशाएं प्रदान करता है। यानी मान लेते हैं कि मलबा बहुत ज़्यादा नदी में हो जाएगा, तभी मलबा अगर इकट्ठा हो जाएगा, नदियों का तो जल स्तर जो है नहीं बढ़ा, तो मलबा इकट्ठा हो गया तो नदियों का मार्ग अवरुद्ध हो तो नदियाँ कट जाती। तो ऐसे में वहाँ पर भी एक प्रकार से नदी के माध्यम से व्यापार करना असंभव सा प्रतीत होता है। इसके अलावा जल परिवहन की गति अगर मंद हो जाती है, धीमे हो जाती है, जल धीरे मात्रा में बहता है, अगर जल बह रहा है उसी दिशा में नाव अगर चला दो तो बढ़िया से आपकी बढ़िया तरीके से व्यापार हो जाएगा, चल जाएगा। अतः शीघ्र खराब हो जाने वाली वस्तुओं को अधिक दूर तक आप भेजने के लिए यह उपयुक्त नहीं होता। अगर कोई बहुत जल्दी आपको भेजना होता है किसी जो है प्रोडक्ट को, तो जल परिवहन उसके लिए इम्पोर्टेंट या उपयुक्त नहीं होता। लेकिन वर्तमान समय में प्रशीतक युक्त जलयानों का विकास हो जाने से इस समस्या से छुटकारा मिल गया है। तो ऐसे जैसे फ्रीज वगैरह में रख करके उसमें हम प्रोडक्ट को ले जा सकते हैं, प्रशीतक युक्त जैसे जहाजें बन चुकी है, तो ये तमाम प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है विश्व के प्रमुख रेल मार्गों के नामों का उल्लेख कीजिए। विश्व के कई रेल मार्ग हैं जहाँ से व्यापार भी खूब होता है और वैसे भी लोग आते जाते हैं। विश्व के प्रमुख रेल मार्ग में पहला है, सबसे बड़ा है ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग, सबसे बड़ा रेल मार्ग है दुनिया का, ठीक है, सबसे लंबा रेल मार्ग है। दूसरा है कनाडियन पैसिफिक रेल मार्ग। तीसरा है केप काहिरा रेल मार्ग। चौथा है उत्तरी पैसिफिक रेल मार्ग। पांचवा है दक्षिणी पैसिफिक रेल मार्ग। पैसिफिक माने होता है प्रशांत महासागर, ठीक है, पैसिफिक ओशियन, ठीक है। इसके अलावा यूनियन एंड सेंट्रल पैसिफिक रेल मार्ग। तो ये सब रेल मार्ग हैं जो कि एक प्रकार से और रेल मार्गों के नाम हैं। अगले और भी नाम आपके समक्ष आ चुके हैं, देखें। ओरिएंटल एक्सप्रेस रेल मार्ग हो गया। अगला है ऑस्ट्रेलियन ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेल मार्ग, ट्रांस इंडियन रेल मार्ग, कनाडियन नेशनल रेल मार्ग, बैकाल आमोल जो है मजिस्ट्रल रेल मार्ग। तो ये सब रेल मार्ग हैं जहाँ से व्यापार भी होता है और रेल मतलब की सुविधाएं भी ये देता है लोगों को जाने आने की। जल परिवहन को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक बताएं। देखिए, जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कई कारक हैं। जल परिवहन को प्रभावित करने वाले कारकों में जलवायु सरप्रमुख है। ये तो मैंने आपको बता दिया था, तो ये प्रश्न आपका हो ही गया, ठीक है, इसको हटा दीजिए एक मिनट के लिए, ये प्रश्न तो मैंने आपको बता ही दिया है। चले अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न आ चुका, ट्रक कृषि क्या है? ट्रक फार्मिंग कहते हैं इसको। देखिए, नगरों से दूर जहाँ सब्जियां और फलों के उत्पादन के लिए अनुकूल जलवायु दशाएं उपलब्ध होती हैं, वहाँ उन्हें उगा करके ट्रक या प्रशीतन युक्त गाड़ियों के द्वारा नगरों में पहुंचा दिया जाता है। यानी जहाँ पर सब्जी नहीं होती है वहाँ पर जो है सब्जी भेजने के लिए ट्रक फार्मिंग होती है कि भाई वहाँ पर क्या होता है, तो ट्रक में लाद करके सब्जी को वो तुरंत पहुँचा देते हैं। और ऐसे ट्रक जो कि प्रशीतन युक्त हों, यानी जो कि एक प्रकार से मौसम के अनुकूल बिहेवियर करते हों, ऐसे क्षेत्रों में उपयुक्त जलवायु के द्वारा फसलों के जल्दी तैयार हो जाने का लाभ मिलता है, जिससे उत्पादन कृषक को बराबर में उनके उत्पादन का ऊंचा मूल्य मिल जाता है। ऐसे कृषक वर्ष में केवल 1 या 2 फसलें ही पैदा करते हैं। ट्रक फार्मिंग के क्षेत्र बड़े औद्योगिक नगरों और महानगरों से दूर स्थित होते हैं और वहाँ से जो है खेती करके और ट्रक में एक प्रकार से माल को लाद करके तुरंत नगरों तक पहुँचा दिया जाता है। और ऐसे जो ट्रक होते हैं उसमें एक प्रकार से सारी सुविधाएं होती हैं माल को ले जाने के लिए, माल खराब भी नहीं होता, दूर तक ले जाने की स्थिति होती है उसमें, ठीक है। अगली कृषि है शुष्क कृषि क्या है? देखिए, शुष्क भूमि कृषि सिंचाई किए बिना ही कृषि करने की तकनीक है। शुष्क कृषि यानी बिना सिंचाई की कृषि करना। यह उन क्षेत्रों के लिए उपयोगी है जहां बहुत कम वर्षा होती है। इनके अंतर्गत या इसके अंतर्गत उपलब्ध सीमित नमी को संचित करके बिना सिंचाई करके ही फसलें उगाई जाती है। यानी कि नमी को बनाए रखने की एक व्यवस्था कर दी जाती है ताकि नमी बनी रहे, और नमी बनी रहेगी तो खेती हो जाएगी, उसमें सिंचाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। वर्षा की कमी के कारण से मिट्टी की नमी को बनाए रखने तथा उसे बढ़ाने का निरंतर प्रयास किया जाता है। इसके लिए गहरी जुताई की जाती है और वाष्पीकरण को रोकने का प्रयत्न किया जाता है ताकि वाष्प बन करके जल ऊपर ना उड़ पाए। इस प्रकार की कृषि विशेष रूप से भूमध्य सागरीय प्रदेशों तथा अमेरिका के कोलंबिया पठार पर की जाती है, जहाँ पर वर्षा
ना के मात्रा में होती है। ऐसे एरिया में जहाँ पर पानी कम बरसता है वहाँ पर शुष्क कृषि करी जाती है, जहाँ पर मिट्टी की जो नमी होती है उसको बनाए रखने के लिए तमाम प्रकार के प्रयोग करे जाते हैं। मिट्टी की नमी को बनाए रखा जाता है, वाष्पीकरण नहीं होने दिया जाता है, गहरी जुताई करके मिट्टी की जो उर्वरक क्षमता है उसको बढ़ाया जाता है और उसमें नमी को बरकरार रखा जाता है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, गहन कृषि। देख, गहन कृषि या सघन कृषि इसको कह सकते हैं। कृषि उत्पादन की वह प्रणाली है जिसमें कम जमीन में अधिक परिश्रम, पूंजी, उर्वरक और कीटनाशक आदि डाल करके अधिक उत्पादन लिया जाता है। इसमें एक ही भूमि पर वर्ष में कई फसलें बोई जाती हैं। यह खेती भारत, चीन, बांग्लादेश, श्रीलंका, जापान, इन सभी देशों में गहन कृषि की जाती है कि एक समय में 2 फसलें या एक ही खेत में 2-2 फसलें बोई जाती हैं। तो ये होती गहन कृषि। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, आर्थिक भूगोल की परिभाषा दीजिए। देखिए, ये प्रश्न कई बार परीक्षा में आया हुआ और इसको मैंने चैप्टर 1, 2, 2-3-4 क्लासेस आपकी हो चुकी है, आपने देखा भी होगा। आर्थिक भूगोल अर्थतंत्र के क्षेत्रीय संगठन, प्रतिरूप एवं प्रक्रिया का अध्ययन करता है। दूसरे शब्दों में अगर इसी को कहें तो आर्थिक भूगोल मनुष्य के आर्थिक कार्यों, जो मनुष्य इकोनॉमिकल कार्य करता है, उत्पादन करता है, उपभोग करता है, विनिमय करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रोडक्ट को बेचता है, ले जाता है, और वितरण होता है कहाँ कहाँ पर, कैसे कैसे फैला हुआ है पूरा व्यापार, क्षेत्रीय प्रतिरूप और उनमें व्याप्त प्रक्रियाओं का अध्ययन प्रादेशिक अर्थतंत्र संगठन की व्याख्या के उद्देश्य से करता है। क्लियर। आर ई मर्फी कहते हैं कि आर्थिक भूगोल मनुष्य की जीविकोपार्जन की, यानी मनुष्य को जीवन जीने की जो विधियां होती हैं उनमें से एक दूसरे स्थान पर मिलने वाली समानता और विषमता का अध्ययन करता है। कहीं पर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा होता है, कहीं पर कम होता है, तो जहाँ पर ज़्यादा होता है वहाँ से खरीदते हैं, जहाँ पर कोई प्रोडक्ट ज़्यादा होता है वहाँ से खरीद लेते हैं, जहाँ पर हमारे पर जो ज़्यादा है हम उसको बेच देते हैं। इस तरीके से ये होता है आर्थिक भूगोल। अलग अलग भौगोलिक सिचुएशन के हिसाब से अलग अलग फसलें, अलग अलग जो है सिचुएशन अलग अलग जगहों पर होती है। तो वही सब चीज़ें जो है आर्थिक भूगोल इन सभी अलग अलग विषमताओं समानताओं का अध्ययन करता है। कौन से स्थान पर क्या समान है, क्या डिफरेंट है, इन सभी का अध्ययन करता है। अलेक्जेंडर की बात की जाए तो कहते हैं अलेक्जेंडर की आर्थिक भूगोल पृथ्वी तल पर उत्पादन, विनिमय और उपभोग की वस्तुओं से रिलेटेड मानवीय कार्यों की क्षेत्रीय विभिन्नताओं का अध्ययन करता है, जो कि बड़ी जबरदस्त परिभाषा है। इसको समझने के लिए आप चैप्टर नंबर 1, 2 देख लीजिए, उसमें मैंने विस्तार समझा रखा है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। देखिए, प्रश्न आ चुका है भैया, क्या नौगम्य नहर क्या होती है। नौ माने होता नौका, गम्य माने जो नाव जिससे चली जाए, ठीक है, वो नौगम्य नहर होती है। किसी जल निकाय जैसे कि एक नदी, एक नहर या झील को नौगम्य उस स्थिति में कहा जाता है यदि इसकी गहराई, चौड़ाई और इसकी गति इतनी हो कि कोई जलयान इसे आसानी से पार कर जाए, यानी कोई नाव, कोई बड़ी जहाज इससे निकल जाए। ऐसी सिचुएशन वाली जो नदी होती है, नहर होती है या झील होती है, उसको हम नौगम्य झील, नौगम्य नहर या नौगम्य नदी कहते हैं। राह में आने वाली बाधाएं जैसे चट्टान ना हो, उसमें पेड़ पौधे मतलब पेड़ उसमें ना हो, ठीक है, उनसे बच करके निकला जा सके। साथ ही पुलों की निकासी भी पर्याप्त मात्रा में हो। पानी की उपज, गति और आमतौर पर शीत ऋतु में जमने वाली बर्फ किसी जलमार्ग को अनौगम्य बना सकती है। तो ऐसे में ये चीज़ें ना हो तो ऐसी जो नदी, ऐसी नहर, ऐसी झील नौगम्य नहर या नौगम्य झील या नौगम्य नदी कही जा सकती है। ठीक है, जहाँ से एक जलयान या एक पानी का जहाज बढ़िया तरीके से गुजर जाए, चला जाए, उसके मार्ग में कोई बाधा ना हो, वही नौगम्य नहर होती है, नौगम्य झील होती है। अगला प्रश्न, सरवर्त सुलभ पदार्थ। देखिए, उद्योग में प्रयुक्त होने वाली वह कच्ची सामग्री जो हर जगह आसानी से मिल जाती है तथा जिनका मूल्य हर जगह समान होता है। सरवर्त सुलभ पदार्थ कहते हैं जो जहाँ हर जगह पर मिल जाते हैं और जिनका रेट भी समान होता है, उसको सरवर्त सुलभ पदार्थ कहते हैं। अगला प्रश्न, स्थानीय पदार्थ क्या है। देखिए, उद्योगों में प्रयुक्त होने वाली वह कच्ची सामग्री जो किसी स्थान विशेष पर ही पाई जाती है, स्थानीय पदार्थ कहते हैं, और अलग स्थानों पर नहीं पाई जाती, किसी एक विशेष स्थान पर वो प्रोडक्ट पाया जाता है, तो इसीलिए एक प्रकार से उसको स्थानीय जो है प्रोडक्ट बोलते हैं, स्थानीय पदार्थ बोलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है, भारत में लौह इस्पात उद्योग के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं। देखिए, भारत के लौह इस्पात उद्योग के कई केंद्र हैं। पहला है आपका टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जो जमशेदपुर में है, बहुत ही सबसे बड़ा है। इसके अलावा इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी वर्णपुर, कुल्टी और हीरापुर में है। विश्वेश्वरैया लौह और इस्पात लिमिटेड भद्रावती में है। राउरकेला इस्पात लिमिटेड, भिलाई इस्पात लिमिटेड, दुर्गापुर इस्पात लिमिटेड, बोकारो इस्पात लिमिटेड, ये सब एक प्रकार से लौह इस्पात केंद्र हैं जहाँ पर खूब मात्रा में लौह इस्पात एक प्रकार से जो है उत्पादन होता है। इसके अलावा विजयनगर यानी कर्नाटक में होता है, विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश में होता है, विशाखापट्टनम में, सलेम तमिलनाडु, दैतारी उड़ीसा,
ये नए कारखाने स्थापित किए गए हैं, ठीक है। उड़ीसा में दैतारी कारखाना, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश, सलेम तमिलनाडु, जो है विजयनगर कर्नाटक। क्लियर? ये सब एक प्रकार से लौह इस्पात के कारखाने जो मैंने आपको बताए, इसको दोबारा से देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक परिवहन के प्रमुख महासागरीय मार्गों के बारे में बताएं। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक परिवहन के प्रमुख महासागरीय मार्ग निम्न हैं। कई सारे मार्ग हैं अंतर्राष्ट्रीय परिवहन के, जैसे उत्तरी अटलांटिक मार्ग हो गया, भूमध्य सागरीय हिंद महासागरीय मार्ग हो गया, केप ऑफ गुड होप मार्ग हो गया, दक्षिणी अटलांटिक मार्ग हो गया, कैरेबियन सागर व्यापारिक मार्ग हो गया, प्रशांत महासागरीय मार्ग हो गया, स्वेज नहर मार्ग हो गया और पनामा नहर का मार्ग हो गया। ये सारे मार्ग जो हैं व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन कर लीजिएगा इनको, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप देखते हैं कि पॉलिटिकल साइंस का भी मॉडल पेपर मैं दे चुका हूँ। ये आज आपने जियोग्राफी का देखा, ऐसा हिंदी का आने वाला है, ठीक है। ऐसे ही आपका जियोग्राफी का है, सोशियोलॉजी का, जियोग्राफी का आज हो गया, सोशियोलॉजी का भी आ चुका है। तो ये सब चीज़ें आप पाएंगे सभी, इसका भी पीडीएफ आपको मिल जाएगा, सारे सब्जेक्ट का पीडीएफ मिलेगा। पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आपको करना कुछ नहीं, हमारे साथ बस जुड़ जाना है। मात्र 100 रुपीज़ फीस आपको खर्च करनी पड़ेगी। 91 61 93 60 62 पर आपको SMS कर देना है। इस पर SMS क्या करना है, आपको अपना नाम, ठीक है, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम और अपने सब्जेक्ट के नेम लिख करके आपको भेज देने हैं। जैसे ही आप इन्हें लिख करके भेजेंगे, आपके पास एक स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको 100 रुपये फीस जो है सेंड कर देनी होगी, ठीक है। आप किसी दूसरे से भी फीस करवा सकते हैं, अगर आप कुछ भी नहीं चलाते ऑनलाइन माध्यम तो किसी दूसरे से भी करवा सकते हैं, ठीक है। उसमें आपको क्या मिलेगा, सभी सब्जेक्ट के पीडीएफ नोट्स मिलेंगे, जो भी सब्जेक्ट आपके होंगे बेसिकली जो मैं पढ़ाता हूँ, ठीक है, जिसमें आपके 3 मेजर सब्जेक्ट, एक माइनर, एक को करिकुलर, सभी की तैयारी हो जाएगी। को करिकुलर में फिजिकल एजुकेशन एंड योगा होता है, सभी की तैयारी आपकी विद्युत मात्रा में हो जाएगी। तो कहीं से आपको कुछ और पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब कुछ आपको यहाँ पर मिलेगा। चाहे आपकी परीक्षा MCQ यानी कि ऑब्जेक्टिव हो रही तो ऑब्जेक्टिव का मॉडल पेपर भी तैयार हो रहा है, और लिखित हो रही तो लिखित का आज की वीडियो के माध्यम से मैंने दे ही दिया। ऑब्जेक्टिव का भी मैंने दिया हुआ है, और भी आपके ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर आएंगे जिसमें 500-500 क्वेश्चंस की लाइव क्लास चलेगी, जिसमें आप उत्तर देंगे, आपके नाम भी बोले जाएंगे। तो क्लासेस आपके एग्जाम के समय में चलती रहेंगी, ठीक है। बस मुश्किल से 10-12 दिनों के बाद में ऑब्जेक्टिव की क्लासेस भी आपकी प्रारंभ हो जाएंगी, तो बेहतर अंदाज में सब कुछ आपको समझ में आएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। सभी को जुड़ना चाहिए मेरे हिसाब से, सारे सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी मात्र 100 रुपये में। जिनको भी जुड़ना है फटाफट से समझ करके जुड़ जाए। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। ओके, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा।